हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 7.2 को डिटेल्ड भी डिस्कस करेंगे। जब भी हम नाम सुनते हैं एक्सरसाइज 7.2 तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, जो कि हमारा फ्लावर पोट वाला क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में 100% आता ही आता है। तो कोई बात नहीं, जब भी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या है उसी एक्सरसाइज में कवर अप हो जाएगा। तो बच्चों, आपका जो चैप्टर 7 है इसकी 3 वीडियोस हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना होता है उसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कस करते हैं कि हमारा चैप्टर 7 कह क्या रहा है, इसका मीनिंग क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे, ये सारा का सारा हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं। और आपकी एक्सरसाइज 7.1 की भी वीडियो ऑलरेडी ही चैनल में अपलोडेड है। जिन भी स्टूडेंट्स ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 7.1 नहीं देखी, वो पहले प्लीज़ एक बार इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखना, फिर ही आप क्या है एक्सरसाइज 7.2 पे मूव ऑन करना। तो इसी के साथ बच्चों, आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे के सारे नोट्स, आपकी जो भी जितने भी आपके PDF सॉल्यूशंस हैं, चैप्टर वाइज नोट्स, इंपॉर्टेंट PYQ, सभी के लिंक्स आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप एक बार विजिट ज़रूर करना। तो चलो जल्दी से हम बैठते हैं अपनी क्लास की ओर। तो हमारी एक्सरसाइज 7.2 के बच्चों टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सभी क्वेश्चंस को क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशो 2,3। आई होप बच्चों मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ज्वाइनिंग आना चाहिए, ज्वाइन नहीं था, ज्वाइनिंग आना चाहिए, बट कोई बात नहीं। तो बच्चों आपने क्या है, आपने एक पॉइंट क्या है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने। जैसे चलो हम क्या है इजी समझाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लेट अस सपोज ये हमारी क्या है एक लाइन सेगमेंट है। हमने क्या है इधर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं A, B। ये हमारा क्या है स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है B, और उसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इस कोऑर्डिनेट्स को हमने A पॉइंट लेट कर लिया और दिस वाले कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या है बच्चों B पॉइंट लेट कर लिया। तो दैट मीन्स मेरे A कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट क्या है -1,7 एंड B कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट क्या है 4,-3। अब क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, क्वेश्चन का मीनिंग है आपने एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है, कि ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इस लाइन को क्या है डिवाइड कर रहा है इस रेशो में। देखो 2:3 है, मतलब लाइन इक्वली डिवाइड नहीं है। आपको पता चल गया, जब भी आपकी रेशो बच्चों सेम हो उसका मतलब क्या होता है कि जो सेंटर वाला पॉइंट है वो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। अब हमारी रेशो सेम नहीं है, दैट मीन्स कि जो हमारी लाइन का डिवाइड का प्रोपोर्शन है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। एक लाइन छोटी डिवाइड हो रही है, एक लाइन बड़ी डिवाइड हो रही है। तो लेट अस सपोज हम पॉइंट क्या है लेट कर लेते हैं, एक पॉइंट है मैंने लेट कर लिया P। इधर हम लिख लेंगे क्योंकि सेंटर पे तो होगा नहीं, ये हमारा हो गया P पॉइंट, ठीक है। अब इस P पॉइंट ने क्या किया बच्चों, इस P पॉइंट ने ये पूरी की पूरी लाइन को 2:3 में डिवाइड किया कि छोटी वाली लाइन का नंबर 2 होगा और बड़ी वाली लाइन का नंबर क्या होगा 3 होगा। ऐसे ही तो हम रेशो बनाते हैं ना। तो ये हमारे पॉइंट्स क्या हो गए बच्चों, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3। ये 2,3 क्या है, ये इस P पॉइंट ने इस पूरी लाइन को 2:3 में डिवाइड किया है। अब इस P पॉइंट के हमने क्या है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, हमने इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ये जो पूरी लाइन को क्या है 2 सेगमेंट में डिवाइड करा है, किस रेशो में 2:3 में, ओके। तो हम P के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेते हैं x, y, ठीक है। ये तो हमने बच्चों लाइन में क्या है एक लाइन ग्राफ बनाकर क्या है लिख लिया। थ्योरी में तो लिखना ही ना, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हमें थ्योरी लिखनी ही ज़रूरी होती है। जब भी हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, एग्जाम में फुल मार्क्स उसी को मिलते हैं जो क्या है थ्रू स्टेप बाय स्टेप थ्योरी की फॉर्म में क्या है क्वेश्चन को पूरा लिखता है। तो कोई बात नहीं, हम पहले यही थ्योरी जैसे जो क्वेश्चन में लाइन लिखी है हम सेम एज इट इज़ ही क्या उसको उठाकर नीचे लिख लेंगे। हम पहले लिखेंगे कि लेट कर लेंगे कि जो हमारा पॉइंट है P, हमने P पॉइंट लेट किया कि लेट पॉइंट P, जो हमारा P है उसके हमने क्या कोऑर्डिनेट लिख लिए x, y, साथ ही लिख लिया। एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लेट किए x, y,
ये डिवाइड कर रहा है, आगे लिख लो आप, डिवाइड्स दी लाइन, ये लाइन को डिवाइड कर रहा है। कौन सी लाइन को? जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर के बनी हुई है, ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। अब आगे आप क्या है, ए और बी के पॉइंट्स लिख लो। पॉइंट्स ए के पॉइंट्स क्या है, -1,7 एंड बी के पॉइंट्स क्या है बच्चों, 4,-3 इंटू किस रेशो में डिवाइड किया बच्चों, 2:3 में। कुछ भी टफ नहीं है। देखो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिख लिया P x, y, इसने डिवाइड किया है किसी लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया, एक A है एक B है, किस रेशो में, इंटू 2:3 में। मतलब जो आपका क्वेश्चन में स्टेटमेंट हो उसको ही एज इट इज़ उठाकर आप क्या है, गिवन की फॉर्म में लिखा करो। ठीक है, तो हमने अपनी क्या है, स्टेटमेंट लिख ली है। तो चलो जल्दी से हम बच्चों देखो कौन कौन से फॉर्मूले हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ज़्यादा तो ज़्यादा हम क्या है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, जब हमने दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो इधर तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना ही नहीं है। दूसरा हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चों मिड पॉइंट वाला। मिड पॉइंट हम कहाँ यूज़ करते हैं, मिड पॉइंट तब यूज़ होता है जब जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, वो लाइन को क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसी केस में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए इधर रेशो 3:3 होती या 2:2 होती, तब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करते, क्योंकि रेशो हमारी सेम है, मतलब लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारा मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जब लाइन को हम डिवाइड करते हैं अनइक्वल पार्ट्स में, मतलब उसकी रेशो सेम नहीं होगा। जब लाइन को डिवाइड करेंगे वो क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, एक लाइन छोटी होगी एक लाइन बड़ी होगी। उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जल्दी से बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि हमारी जो रेशो है वो डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। किसी को याद है सेक्शन फॉर्मूला क्या है? चलो कोई बात नहीं, हम पहले क्या है, एक अलग पेन से सेक्शन फॉर्मूला लिख लेंगे। हम लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हमारा सेक्शन फॉर्मूला कहता क्या है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और हमारा फॉर्मूला है कोई भी पॉइंट हो जो कि लाइन को क्या है, अनइवन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, उसके कोऑर्डिनेट्स हम लेट ही करते x, y। उसकी वैल्यू क्या होती है थ्रू सेक्शन फॉर्मूले के साथ, m1 x2 प्लस m2 x1। देखो अगर बेस में 1 है तो साथ में x में 2 लगेगा, ऑपोजिट लिखने हैं। इधर 2 है तो इधर 1 लिखोगे आप, ठीक है। अपॉन में आपका रेशो का m1 प्लस m2। m1 m2 आपकी क्या होती है, रेशो होती है बच्चों। कोमा लगाकर ये आपके बच्चों क्या है, ये आपके x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ है, मतलब x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ का फॉर्मूला है, कॉमा लगाया है, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला इस बॉक्स की वैल्यू का क्या है, फॉर्मूला है। अब हमने y वाले इधर लिखेंगे, सेम वही m1 x2 की जगह हमने y2 लिख लेना, प्लस m2 x1 की जगह अब हम y1 लिखेंगे, अपॉन में m1 प्लस m2। ये होता है बच्चों हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। कि इसकी हेल्प के साथ हम x कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और इसकी हेल्प के साथ y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, तभी इसमें सभी x हैं, इसमें क्या है, सभी y ही है। अब देखो बच्चों ये सेक्शन फॉर्मूला कहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ इस लाइन पे, कि इधर जो हमारा a है और ये b है, इसी में हमारी x1 y1 की वैल्यू छुपी हुई है। दैट मीन्स ये जो -1 ये हमारा x1 है, ये जो 7 है ये मेरा y1 है। क्योंकि जब भी हम बच्चों जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो x, y की फॉर्म में होते हैं। पहले आने वाला नंबर हमारा x कोऑर्डिनेट का होता है, बाद में आने वाला नंबर हमारा y कोऑर्डिनेट का होता है। अगर 2 पॉइंट्स हो तो हम लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। अगर 3 पॉइंट्स हो तो हम साथ में x3 y3 लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे जो नीचे जो बेस वाला नंबर होता है ना, ऐसे वेरी करता है, जितने पॉइंट्स हो उतने ही हम बेस वाला नंबर लगाई जाएंगे। तो ये हमारा है बच्चों x2 और ये है -3 हमारा y2, ठीक है। और ये हमारा जो इधर हम चलो गिवन लिख लेंगे, तो जो हमारा m1 है वो हमारा है 2, इधर हम लिख ही लेंगे, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। m1 m2 मतलब जो हमारे रेशो का प्रोपोर्शन है उसको हमने नंबर सेक्शन फॉर्मूले में हम उसको क्या है m1 m2 के साथ डिनोट करते हैं।
अब सारी की सारी वैल्यूज़ को हम इधर पुट कर सकते हैं, तो चलो जल्दी से करते हैं ताकि हमें क्या है हमारा सोल्यूशन मिल सके। x कॉमा वाई हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, ठीक है। x कॉमा वाई एज इट इज़ ही इज इक्वल्स टू m1 क्या है बच्चों हमारा m1 है हमारी रेशो, पहली वाली रेशो डेट इज़ 2, तो हमने 2 लिख लिया। इनटू में x2 हमारा क्या है x2 मतलब b कोऑर्डिनेट का x वाली वैल्यू डेट इज़ 4, तो x2 हमारा आ जाएगा 4, 2 इंटू 4 हो जाएगा। बीच में साइन आपका प्लस का है तो हमने प्लस लगा लिया। आगे आपका m2 डेट इज़ जो आपकी सेकेंड वाली रेशो है डेट इज़ 3, ठीक है। m2 आपका क्या है 3 इनटू में, क्योंकि m2 मल्टीप्लाई हो रहा है x1 के साथ, x1 हमारा क्या है हमारे a कोऑर्डिनेट का x की वैल्यू a कोऑर्डिनेट की क्या है हमारे पास बच्चों -1, माइनस नंबर है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अपॉन में क्या है m1 प्लस m2 मतलब दोनों रेशोज़ को ऐड करो, मतलब 2 + 3 कर दो, तो नीचे हम बेस में क्या लिख देंगे 2 + 3 लिख देंगे। आगे हमने कोमा लगा लिया। सिमिलरली m1 तो वही रहेगा 2 ही रहेगा, इनटू में अब बच्चों y2 लिखा है, y2 क्या है हमारा b पॉइंट की y की वैल्यू डेट इज़ -3, तो हम लिखेंगे -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है। जब भी आपके पास बच्चों वैल्यू नेगेटिव हो तो उसको आप ब्रैकेट में लिखा करो, आपके लिए क्या है उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। प्लस m2 आपके पास क्या है 3 है, इनटू में y1, अब y1 क्या है y1 है आपकी a कोऑर्डिनेट के y की वैल्यू डेट इज 7, तो y में सॉरी स्टूडेंट्स, तो y1 में हम लिखेंगे बच्चों 7 अपॉन में m1 प्लस m2 हमारा 2 है, m2 हमारा क्या है 3 है। चलो अब लिख लिया हमने। बच्चों मिस्टेक पता क्या होती है, यहाँ पर ही स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक करती है, बस आपने इसीलिए मैंने इस पे ज़्यादा टाइम लगाकर आपको समझाया है। अगर आपने ये सही कर लिया ना, ये लिख लिया, आगे तो हमें इसको बस सॉल्व ही करना है ना, वो तो इजी होता है। तो इसको अभी हमने लिख लिया है अच्छे से, तो चलो जल्दी से इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 × 4 क्या होता है 8 होता है। अब देखो, अब ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस माइनस क्या होता है मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू साथ में हो तो सबसे पहले साइन लगाओ, पॉजिटिव का आएगा कि नेगेटिव का आएगा। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा वैल्यू आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो ये हमने माइनस साइन लगा लिया। 3 × 1 क्या होगा 3, सीधा ही 3 लिख लो, अपॉन में 2 + 3 कितना होता है 5, इधर ब्रैकेट लगाओ कोमा। अब देखो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लिख लो, 2 × 3 6 होता है, प्लस 7 3 7 21 होता है, अपॉन में 2 + 3 कितना होता है आपका 5 होता है। तो चलो जल्दी से आप सॉल्व कर दो। 8 - 3 कितना होता है बच्चों 5 होता है, 5 अपॉन में 5 कोमा -6 + 21। देखिए बच्चों जो बड़ी वैल्यू वो पॉजिटिव, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा। 21 में से आपने क्या है 6 को माइनस करना है, माइनस करने से आपकी वैल्यू आती है 15 अपॉन में 5, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा। 5 अपॉन 5 कितना होता है 1 होता है, 15 अपॉन 5 कितना होता है 5 3 15 3 होता है, तो 1,3। तो आपको क्या है इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए डेट इज 1,3। तो हैंस आप लिख लेना कि हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, हैंस जो हमने फाइंड करने थे जिसको हमने लेट किया था P, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज 1,3। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। चलो जल्दी से हम क्या है सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चों तीन, ठीक है। जैसे हम बाइसेक्ट बोलते हैं ना, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जब भी ट्राइसेक्शन का मीनिंग आ जाए तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि 3 हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है, कि 3 पार्ट्स में आप क्या है लाइन को डिवाइड करो। जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा, ये पॉइंट क्या है लाइन को देखो, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया,
ठीक है, एक ये वाला पार्ट है कि ये वाला पार्ट है, कि ये पॉइंट क्या है, लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दैट इज बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जिसको हम बाइसेक्शन भी बोलेंगे। ट्राइसेक्शन का क्या मीनिंग होगा कि लाइन को तीन हिस्सों में आपने क्या है, डिवाइड करना है। ठीक है, लाइन और जो लाइन है वो कैसे ज्वाइन हो रही है, इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प के साथ। तो जल्दी से हम पहले लाइन बना लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाए। हमने इधर क्या है, एक लाइन क्या है बच्चों, ड्रॉ कर ली। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। हमने लिख लिया, थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं क्योंकि ट्राइसेक्शन करना है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हमने ये स्टार्टिंग वाला ए पॉइंट ले लिया और ये वाले पॉइंट हमने ए के लेट कर लिए, डैट इज 4,-1। ठीक है, और बी पॉइंट के हमने लेट कर लिए -2,-3। ठीक है बच्चों, ये हमने ए पॉइंट ले लिया, ये हमने बी पॉइंट ले लिया, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही एक लाइन बन चुकी है। अब देखो उन्होंने बोला है इस लाइन को आपने क्या है, ट्राइसेक्शन करना, मतलब तीन इक्वल हिस्सों में क्या है, डिवाइड करना है। तो जल्दी से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक हमने पॉइंट ले लिया बच्चों, एक हम इधर लेट कर लेते हैं और एक हम इधर लेट कर लेते हैं, और इस पॉइंट को मैं P लिख लूँगी, इस पॉइंट को मैं Q लिख लूँगी, क्योंकि दो ही पॉइंट्स लोगे ना। अब देखो 1 2 3, 3 पार्ट्स हो गए, मतलब दो पॉइंट्स ही लेट करोगे। जैसे एक पॉइंट इधर हमने P पॉइंट किया था, ये एक पॉइंट दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे ही दो पॉइंट्स जब लोगे तभी लाइन आपकी तीन पार्ट्स में क्या है, डिवाइड होगी। क्वेश्चन में क्या था, आपने इन्हीं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, मतलब मैंने P और Q की वैल्यूज को फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? चलो जल्दी से हम P और Q की वैल्यूज को क्या है, फाइंड करते हैं। पहले थ्योरी में लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे। अब हम इधर लेट करेंगे कि लेट पॉइंट्स, हमने पॉइंट कौन से लेट किए, P एंड Q। ठीक है, P एंड Q क्या कर रहे हैं, ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं लाइन को, ट्राइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग, देखिए जा सेगमेंट भी लिख लो, आपकी मर्जी है। ट्राइसेक्ट दी लाइन ज्वाइनिंग, ये वाले पॉइंट्स लिख लो। ज्वाइनिंग हम ए लिखेंगे क्योंकि हमने पॉइंट ए लेट किया है 4,-1, एंड एक बी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं -2,-3। अब बच्चों मुझे बताओ, ये इक्वल पार्ट्स में है, दैट मीन्स सभी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इन सभी की जो रेशो होगी वो 1 होगी। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि जब भी बात ट्राइसेक्शन की, जब बाइसेक्शन की आ जाए, जब बाइसेक्ट आ जाए, जब ट्राइसेक्ट आ जाए, इसका मीनिंग यही होता है कि वो पूरी की पूरी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, कि उनकी रेशो सेम होती है। अब इधर ये ना कहना कि टीचर इधर हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि लगा तो सकते हैं। कब लगा सकते थे, अगर हमें Q की वैल्यू पता हो या P की वैल्यू पता हो। ठीक है, इधर तो देखो, जैसे ये देखो, अगर मुझे Q की वैल्यू पता हो तो मैं P जो है वो यूजिंग मिड पॉइंट के साथ हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे Q की वैल्यू पता हो, ये मिड पॉइंट है, तो हम इधर भी क्या है, मिड पॉइंट की हेल्प के साथ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक वैल्यू तो पता होनी ही चाहिए ना, तो क्यों ना इसको मिड पॉइंट की छोड़कर हम सेक्शन फॉर्मूले के साथ करें, क्योंकि उसी के साथ कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो, ये जो AP है, ये जो AP है, ध्यान से देखो, और ये PB है, इसकी पहले मुझे रेशो फाइंड करनी। अगर मैंने P पॉइंट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि मुझे Q की तो कुछ भी गिवन नहीं है, Q के मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन ही नहीं है, तो हम क्या है, ये AB इधर रफ वर्क में बना लेते हैं, तब आपको ईजिली समझ आएगा। तो मैंने क्या किया, अब इस लाइन को ऐसे छोटा कर दिया। छोटा क्यों किया कि मैंने इधर A पॉइंट लिख लिया, इधर B पॉइंट लिख लिया, और इधर है मेरा P पॉइंट। ठीक है, अब देखो AB के अंदर, AP के अंदर रेशो है 1, तो मैंने इधर भी AP के अंदर रेशो लिख ली 1। ठीक है, अब इधर देखो P और B के अंदर रेशो क्या है, P और B वाली लाइन 1 और 1 दोनों को मिलाकर कितनी बनी, 2, मतलब P से B तक रेशो क्या है,
2 है। और इधर ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लो 4, -1, बी के लिख लो -2, -3। अब आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो इधर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे कि मिड पॉइंट तो लगेगा ही नहीं, लगेगा ही सेक्शन फॉर्मूला ना। तो जल्दी से हम अब क्या है, इसको सेक्शन फॉर्मूले के साथ सॉल्व कर लेते हैं। जो हमने लिखा पहले उसको लिख लेते हैं कि हैंस हमारे पास क्या है, AP रेशो PB कितनी आ गई बच्चों, 1:2। ठीक है, तो यूजिंग हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मुझे बताओ दोबारा लिखने की ज़रूरत है कि नहीं है। आई होप अब तो आपको याद हो ही चुका होगा। चलो एक बार लिख ही लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कोमा लगाकर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब मुझे बताओ कि इधर आपका जो m1 और m2 है, सॉरी m1 और m2 है, वो क्या है, m1 आपका 1 है, m2 आपका क्या है 2 है। तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे, ये मेरा है बच्चों m1, इधर मैं लिख लूँगी, ये मेरा m1 है, ये मेरा m2 है, दिस वन इज़ x1, दिस वन इज़ y1, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। अब आप इजीली वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। तो चलो जल्दी से हम क्या है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे p कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम इधर p कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। m1 क्या है हमारे पास 1 है, x2 क्या है, x2 है हमारे पास -2। अब डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, और सॉरी प्लस, देखो मैंने प्लस लिख लिया ना, इधर प्लस नहीं आना। m1 आपके पास 1 है, x2 आपके पास क्या है -2, तो इनटू में -2 प्लस m2 आपके पास क्या है बच्चों 2 है, और x1 आपके क्या है 4 है, तो 2 × 4 हो गया। m1 प्लस m2 डैट इज़ 1 + 2 हो गया। कॉमा लगाकर m1 आपके पास क्या है 1 है, और y2 क्या है -3 है। m2 की वैल्यू 2 है, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों -1 अपॉन में 1 + 2 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 1 × -2 -2 प्लस 2 × 4 कितना होता है 8 होता है, अपॉन में 1 + 2 3, कॉमा 1 × -3 अब देखो ये फिर से प्लस माइनस हो रहा है, तो माइनस साइन करो, तो 2 × 1 कितना होता है 2 होता है, अपॉन में 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू लगा लो। अब इसको सॉल्व करो। -2 + 8 कितना होता है बच्चों 6 होता है, 6 अपॉन में 3 होता है। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, वैल्यू ऐड करनी होती है, लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा। 3 + 2 कितना होगा 5, लेकिन 5 आपका नेगेटिव का, अपॉन में 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको अलग पेन से कर लेंगे हम, कि आपका जो p कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएगा। चलो इसी से कर लेते हैं, 2, -5/3। ठीक है, 3 × 2 = 6 होता है। ये चीज़ हमने क्या है एज इट इज़ ही क्या है लिख दी है, कि ये हमारे बच्चों क्या है, ये हमारे p के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ p। ठीक है, ये हमारे क्या है p के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए q के कोऑर्डिनेट्स। अब q वाली देखो, q की भी हम लाइन ही लगाएंगे। इधर मैंने अब q के लिए भी एक लाइन लगा ली। ठीक है, अब देखो फिर से वही करेंगे। ये मेरा a पॉइंट है, ये मेरा b पॉइंट है। a के कोऑर्डिनेट्स लिख लो 4, -1, b के लिख लो -2, -3। अब देखो q कहाँ पर है, q है b के पास, b और q के बीच का जो रेशो है वो 1 है, तो मैंने q को इधर ही लिखा, मतलब इधर लिख लेंगे। ठीक है, ये मेरा q है, दैट मीन्स ये रेशो 1 है। अब देखो q से a तक की रेशो, ये 1 है, ये 1 है, मतलब 1 + 1 कितनी होगी 2, मतलब a और q के बीच में रेशो कितनी होगी 2 होगी। अब आपको रेशो फाइंड करनी आ गई ना, तो इधर हम पहले लिखेंगे कि इस केस में रेशो हमारी क्या है, हम लिखेंगे कि इधर हमारी बच्चों रेशो है कि, एंड रेशो इधर क्या है हमारी AQ रेशो QB। ये हमने कैसे फाइंड किया है, ये है हमारी 2:1 है। ठीक है, तो अब हम क्या है Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो लिखते हैं हम, एक सेकेंड, यस, तो हम लिखेंगे इधर Q कोऑर्डिनेट्स।
अलग पेन से कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारा समझ में आ जाए। सेक्शन फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो इधर पहले मैं एक बार आपको M1 M2 की वैल्यूज़ लिख देती हूँ। अब इस केस में ये मेरा M1 है बच्चों, ये मेरा M2 है, ठीक है, ये तो सेम ही है, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है और ये मेरा क्या है Y2 है, ठीक है। तो चलो क्यू कोऑर्डिनेट्स लिखो। क्यू में क्या आएगा, M1 पहले लिखोगे, M1 मेरे पास 2 है, इनटू में X2 हमारे पास क्या है बच्चों देखो कुछ भी नहीं टफ करना, सेम यही लिख दो, बस जहाँ पर आपने M1 की वैल्यू 1 लिखी है इधर 2 लिखो और इधर आपने 1 लिखना है, इधर आपने 2 लिखना है, इधर आपने 1 लिखना है, बस इसको चेंज करेंगे तो हम डायरेक्टली इसको लिख लेंगे क्योंकि X1 X2 तो हमारा सेम ही है ना, X1 तो X2 हमारा सेम ही है, बस हमने M1 और M2 की पोजीशंस को चेंज करना है कि इस केस में यहाँ पर हमने 2 लिखना है, यहाँ पर 1 2 1, ये रेशो चेंज कर लिया और नीचे भी 2 + 1 कर लो, 1 + 2 कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो मैं जल्दी से डायरेक्ट ही लिख लेती हूँ। 2 इंटू क्या आ जाएगा -2 + 2 की जगह अब हम 1 लिखेंगे, 1 इंटू 4 आ जाएगा, नीचे 2 + 1 कर देंगे, सेम इधर 1 की जगह 2 लिखेंगे, इंटू -3 एज इट इज़, प्लस 2 की जगह 1 किया, इंटू -1 एज इट इज़, अपॉन में 2 + 1 कर दिया, है ना इजी। मैंने इसी को ही नीचे उतार लिया, बस इधर 1 की जगह मैंने 2 लिखा, इधर 2 की जगह मैंने 1 लिखा, इधर 1 की जगह 2 लिख दिया, 2 की जगह 1 लिख दिया, क्योंकि हमारी सिर्फ रेशो ही डिफर है, सिर्फ रेशो ही डिफर है, बाकी जो ए बी पॉइंट है दोनों ही केस में सेम है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -2 -4 होता है, प्लस 1 इंटू 4 4 होता है, 2 + 1 3 होता है, कोमा अब 2 इंटू -3 कितना होता है -6 होता है, अब माइनस प्लस माइनस कर दो आप, 1 इंटू 1 1 होता है, 2 + 1 कितना होता है आपके पास 3 होता है, इसको सॉल्व कर लो। -4 + 4 कितना हो गया बच्चों 0 हो गया, अपॉन में 3 हो गया, कोमा -6 -1 कितना हो गया -7 हो गया, अपॉन में 3। अब इसको सॉल्व करने से मेरी वैल्यू आ गई 0 अपॉन में 3 कितना होता है 0, -7/3, ये हमारे क्यू कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। दिस इज क्यू कोऑर्डिनेट्स, है ना इजी क्वेश्चन। तो इसी के साथ बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हम इस वीडियो के जो मोस्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना तो छोड़कर ही आ जाते हैं। बच्चों ये पता नहीं क्यों बच्चों को टफ लगता है, बट वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन है अगर आपने ये समझ लिया, ठीक है। तो मेरी गारंटी है आपको, मैं 100% समझाऊंगी, पूरी कोशिश है कि जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्किप भी कर देते हैं ना वो भी करके आएंगे। अब ध्यान दे, इधर अपनी वीडियो की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, समझने की तरफ होना चाहिए। चलो रीड करते हैं। पहले देखिए, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ हर एक स्कूल में होती है, तो उन्होंने बोला कि ये कंडक्ट कर रहे हैं कि स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ को कैसे करें। एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड जो है ABCD कि ये एक आपकी क्या है स्कूल की ग्राउंड है, ठीक है। ABCD इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और ये इसकी शेप क्या है रेक्टेंगल है, इससे हमें क्या लेना देना। चलो आगे, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक बॉर्डर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। इसका क्या मीनिंग है कि जो लाइंस है ना ड्रॉ की है चॉक बॉर्डर के साथ, ये वाली। हम भी जब हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है हम चॉक के साथ लाइनें क्या है लगानी शुरू कर देते हैं जब रनिंग करनी हो, 100 मीटर की हो, 200 मीटर की हो, ठीक है, 400 मीटर की हो, तो हम क्या है चॉक के साथ लाइनें लगाने शुरू कर देते हैं। तो ये जितनी भी आपको क्या है जी वर्टिकल लाइनें दिख रही है ना, ये सारी की सारी इन्होंने चॉक के साथ बनाई हुई हैं और इनके जो बीच का डिस्टेंस है मतलब ये वाला, इस लाइन से इस तक, इस लाइन से इस तक, इस लाइन से लेकर इस तक, ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन, कि सभी लाइन के जो बीच का बच्चों डिस्टेंस है ना ये वाला, ये सारा का सारा 1 मीटर है। समझ में आई, ठीक है। कहने का मीनिंग है कि अगर मैं लेट करूं कि अगर मैं A से B तक का मुझे डिस्टेंस पता करना हो तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 10 लाइन है तो 10 तक होगा, 10 मीटर तक डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगली लाइन क्या है कि 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। पहले तो AD देखो, AD कहाँ है, ये है AD, दिखी है ये वर्टिकल लाइन। अब उन्होंने कहा इस वर्टिकल लाइन पे टोटल
टोटल 100 मतलब 100 ऐसे क्या है फ्लावर पॉट्स उन्होंने क्या है लगा दिए। जैसे मान लीजिए आपकी एक ग्राउंड है रेक्टेंगुलर, आपने क्या है कि उसकी वर्टिकल एक लेफ्ट साइड में वर्टिकल में 100 फ्लावर पॉट्स रख दिए कि ग्राउंड को अच्छा दिखाने के लिए, और उनकी जो दूरी है जैसे इस फ्लावर से लेकर इस फ्लावर तक की जो दूरी है वो क्या है, वो है हमारी 1 मीटर तक। समझ में आ रही है बात कि अगर इस पॉइंट से लेकर इस फ्लावर तक की दूरी 1 मीटर है, तो इस फ्लावर से इस फ्लावर तक की दूरी 1 मीटर है, इससे इसकी दूरी 1 मीटर है, और उन्होंने बोला है कि इस पूरी एडी जो लाइन है ना 100 फ्लावर दिए हुए है, ठीक है, 100 फ्लावर दिए हुए हैं, तो डैट मीन्स क्या इस एडी का डिस्टेंस फिर 100 मीटर हो जाएगा। इस एडी का डिस्टेंस क्या 100 मीटर हो जाए ना, जितने फ्लावर्स, क्योंकि हर एक की दूरी कितनी है 1 1 है। अगर 2 मीटर होता, अगर 2 मीटर दूरी होता, आपने सीधा ही 100 में से 2 को मल्टीप्लाई कर देना था तो 200 मीटर हो जाना था। ऐसे ही तो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना। अगर 1 मीटर की दूरी पर है तो 100 फ्लावर रखे हुए हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए से लेकर डी तक 100 मीटर हो गया। ये चीज़ें हमें समझ में आ गई, इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको हम क्या है अभी नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि अभी हमने क्या है फाइंड किया है। इसको हमने लिखा कि हमारे पास जो गिवन था, हमारे पास गिवन है, ये हमें गिवन है कि जो टोटल डिस्टेंस है ना, जिसको हम लिखेंगे ए डी, टोटल डिस्टेंस ए डी ब्रैकेट में लिख लो, वो कितना है 100 मीटर है। क्यों, क्योंकि 100 फ्लावर्स हैं, 100 फ्लावर हर एक की दूरी में 1 1 मीटर की दूरी में रखे हुए, तो टोटल डिस्टेंस आपका 100 हो गया। यहाँ तक तो हमने समझ लिया। आगे क्या है, एक निहारिका है, वो क्या है, वो दौड़ रही है 1/4 ऑफ डिस्टेंस ए डी। देखो 1/4 ऑफ डिस्टेंस क्या है ए डी, कि ए डी का जितना डिस्टेंस है ना उसका 1/4 क्या है वो दौड़ रही है, और वो सेकेंड लाइन पे है 1 2। ये रही निहारिका, ठीक है, ये क्या है, ये सेकंड लाइन पे क्या है रन कर रही है। अभी इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इस एडी का 1/4। क्वेश्चन में ही लिखा है, क्वेश्चन में ही लिखा है, अपनी तरफ से नहीं मैं कुछ बोल रही, कि ये जो निहारिका है देखो ये सेकंड लाइन पे क्या है बच्चों रन कर रही है, और इसने कितना रन कर लिया है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये जो लाइन है ना ए डी, यहाँ तक देखो, यहाँ तक क्या है, मतलब ये डिस्टेंस हो रहा है 1/4 ऑफ ए डी, 1/4 ऑफ ए डी। तो पहले मैं निहारिका का डिस्टेंस देख लेती हूँ, आगे बाद में पढ़ेंगे, आगे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगी, ऐसे ऐसे लाइन लगा लो कि जो निहारिका है, निहारिका कवर कर रही है, कितना कवर्स कर रही है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ए डी। यही बोला है ना क्वेश्चन लाइन में कि वो क्या है, जो डिस्टेंस है ए डी का उसका 1/4 कवर कर रही है। दैट मीन्स बच्चों वो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 1/4 ऑफ डिस्टेंस, दैट इज 1/4। ए डी का डिस्टेंस कितना था हमारे पास 100 था। 1/4 ऑफ का मतलब हम बोलते ही मल्टीप्लिकेशन होती है, जब भी ऐसे आ जाए 1/4 दी डिस्टेंस, इसका मतलब होता है 1/4 को आपने डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1/4 को हमने क्या है डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए अपॉन में 4 है, तो 4 को 100 के साथ डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 25, दैट इज 25 मीटर। अब बच्चों देखो ये जो 25 मीटर है ना, ये जो 25 मीटर है, ये क्या है निहारिका ने इतना यहाँ तक दौड़ रही है, इतना उसने कवर कर लिया है 25 मीटर, ठीक है। आगे क्या लिखा, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। देखो ग्रीन फ्लैग वहाँ पर उसने क्या है पोस्ट कर दिया, खड़ा दिया। यहाँ इस पॉइंट पे उसने क्या है हरा झंडा क्या है गाड़ दिया है, ठीक है। इस पॉइंट पे पहुंची है, कितना कवर डिस्टेंस कर लिया है उसने 25 मीटर, ये अभी हमने फाइंड किया है। अब मुझे बताओ, अब देखो आगे अगली लाइन ही हमने पढ़नी, अगली प्रीति है, प्रीति का बाद में कॉन्सेप्ट आएगा। देखो प्रीति कहाँ पर है, उन्होंने बोला वो 8th लाइन पे रन कर रही है, उसने इतना डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। प्रीति की तरफ बाद में जाएंगे, ठीक है। चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ मैं आपको कि प्रीति ने क्या है, प्रीत है कि प्रीति, मुझे लगा इधर प्रीति लिखा था कि शायद प्रीत था, प्रीत ही है शायद। इधर इमेज में दोनों लड़कियाँ लग रही है तो मैं लड़की बोल रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, हम प्रीति ही लेकर चलेंगे। नाम में क्या रखा है, तो प्रीति रन करिए 1/5 द डिस्टेंस एडी। इस एडी का ये जो प्रीति है वो 1/5 डिस्टेंस क्या है कवर करिए। बच्चों अगर आप इमेज को ध्यान से देखो, आपको पता है कि ये लड़की आगे है, ये लड़की पीछे है। मैंने इस लड़के का डिस्टेंस फाइंड कर लिया 25, दैट मीन्स इस लड़की का डिस्टेंस जो भी हो लेकिन 25 से कम होगा।
आप ऐसे अपने एग्जाम में क्या है क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो कि जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया है वो सही है कि गलत है। कि मुझे ये तो पता चल गया कि ये जो लड़की है, ठीक है, इसने इस लड़की के कंपेयर डिस्टेंस कम ही मतलब क्या है कवर किया होगा। तो चलो आगे बढ़ते। इसके हाथ में क्या है, रेड फ्लैग है और ये 8th लाइन पे है। देखो ये 8th लाइन पे रन करिए, इसने हरा झंडा इधर क्या है पोस्ट कर दिया है, मतलब गाड़ दिया है। इधर इसने क्या है ये रेड फ्लैग इधर इसने लगा दिया, इसने क्या है इधर ग्रीन फ्लैग लगा दिया। हमें कलर से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अब इन दोनों मतलब इधर इधर कोई कोई पॉइंट होगा, अब हमें इन दोनों के पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। दोनों के पॉइंट्स का क्या है डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं ना लाइन लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने क्या करना है, रेड पेन से करते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट होगा, ठीक है, और इधर कोई ना कोई पॉइंट होगा, ठीक है। हमने क्या है इन दोनों के बीच की वैल्यू, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के डिस्टेंस की वैल्यू हमने क्या है बच्चों फाइंड करनी है। समझ में बच्चों अब आपको आई बात कि नहीं आई। आपने क्या करना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना। तो डिस्टेंस हम फाइंड कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो तो बस यही टफेस्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तभी स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन कुछ भी टफ नहीं है। कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो डिस्टेंस आया ये भी तो कोऑर्डिनेट है। ये डिस्टेंस क्या है 25 मीटर, दैट इज ये वर्टिकल लाइन। अगर मैं आपको बताऊं बच्चों तो ये मेरा जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे एक्स एक्सिस होती है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है, रफली बता रही हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये जो वर्टिकल लाइन खड़ी हुई लाइन होती है वो आपकी वाई एक्सिस होती है। यही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस पे दूसरी लाइन पे रन करी है, तो इधर कहीं उसने वाई पे 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो मतलब ये तो मुझे पता चल गया कि ये वाई की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू 2 होगी। यही है ना, अगर मुझे ये पॉइंट मैंने फाइंड कर लिया ना कि 25 है, तो 25 कहाँ है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, कि ये 25 है, ये 2 है, तो ये पॉइंट 2,25 हो गया। बहुत ईजी है। 9th से 8th से हम क्या है ऐसे ही ग्राफ पॉइंट्स क्या है ग्राफ में प्लॉट ऐसे ही करते हैं ना। मुझे ये पॉइंट तो बच्चों मिल गया ना, 25 डिस्टेंस कवर किया है। अगर वो दूसरी लाइन पे है, इधर से मैंने देखा क्योंकि डिस्टेंस हमें ये टोटल गिवन है, ये 100 गिवन है, इधर से उसने क्या है 25 कवर कर लिया है, तो टोटल कितना हो गया उसका कोऑर्डिनेट्स 2,25। तो मैं इधर रफली लिख लूँगी, इधर हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2,25। थोड़ा विजिबल नहीं है, इधर लिख लेंगे 2,25 हो गया, ठीक है। ये हमारा इस कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस है। एक सेकेंड बच्चों, 2,25, ठीक है। अब हमने 2 को भी तो लिखना है, हमें इधर डायरेक्ट इधर जो बोर्ड में बंदा चेक कर रहा है आपका एग्ज़ाम, ठीक है, उसको कैसे समझ में आएगा। अगर उसको समझ में आ गया कि आपने ये 2 कैसे लिखा है, तभी तो वो मार्क्स देगा ना। अब आपको देखो क्वेश्चन तो समझ में आ गया है ना कि ये एक्स एक्सिस पे है 2, तो हमारी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2 होगा। अब इसको लिखना कैसे, कुछ भी नहीं, जो इधर लाइन होगी उसी को हम उठा कर लिखेंगे। देखो कहाँ पर है, वो सेकंड लाइन पे रन कर रही है ना दूसरी लाइन पे, तो मैंने यही लाइन क्या है इधर उठा कर लिख लूँगी, ब्लू से ही लिखेंगे। मैंने लिखा कि शी रन्स, थोड़ा इधर लिख लेते हैं कि शी रन्स अलॉन्ग दी सेकेंड लाइन, यही कि वो सेकेंड लाइन पे क्या है रन कर रही है। इसमें कुछ भी मैंने टफ नहीं लिखा, सेकेंड लाइन पे रन कर रही है, दैट मीन्स कि सो हर एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। बहुत ही इजी लाइन मैंने लिख दी आपको समझाने के लिए, और आपका जो बोर्ड में एग्ज़ाम पेपर चेक कर रहा होगा सर, उसको समझाने के लिए, ठीक है, कि वो क्या है दूसरी लाइन पे रन कर रही है, वो क्या है हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो ये डिस्टेंस हमारा ऑलरेडी हमने फाइंड किया है कि डिस्टेंस हमारा वर्टिकल लाइन है, डैट मीन्स जो हमने 25 फाइंड किया है वो हमारा क्या है, वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है। तो चलो हम क्या है निहारिका के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो देयरफॉर निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देयरफॉर निहारिका कोऑर्डिनेट्स आर x, y लिखते हैं,
पहले x की वैल्यू लिखो दैट इज़ 2, देन y की लिखो दैट इज़ 25। इसको अब हम क्या है हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल सके। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से अब हम क्या है निहारिका के कर लिए, अब हम ऐसे ही प्रीत के करेंगे। प्रीत इधर स्टेटमेंट में प्रीत है, लड़की है कि लड़का है ये तो हमें पता नहीं, तो हम लड़की ही लेकर चलेंगे। अब प्रीत ने कितना कवर किया है डिस्टेंस, वो कवर कर रही है 1/5। तो मैं लिखूंगी कि जो प्रीत है इसको अलग पेन से करने ताकि आपके लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ठीक है, ग्रीन से कर लेते हैं कि ये जो प्रीत हैं ये कवर कर रही है, प्रीत कवर्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। जैसे निहारिका वाला किया वैसे ही आपने प्रीत वाला सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रीत ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसका डिस्टेंस लिखो 1/5 है, तो 1/5 इंटू AD की वैल्यू क्या है 100 है, तो 100 को 5 के साथ डिवाइड करो तो कितनी वैल्यू आती है आपके पास 20 मीटर आती है। आगे हम लिखेंगे कि जो ये शी रन्स, अब पता नहीं बच्चों शी है कि ही है, हमने लड़की माना तो हम शी ही लिखेंगे कि शी रन्स अलोंग दी कौन सी लाइन पे रन कर रही है। क्वेश्चन में पढ़ा था ना 8th लाइन पे, सीधा ही ग्राफ पे देख लो 8th लाइन पे वो क्या है दौड़ रही है, शी रन्स ऑन द 8th लाइन, तो सो हर x कोऑर्डिनेट इज 8 हो जाएंगे। जिस लाइन पे दौड़ रही है वही उसकी x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इज 8। ये सेकंड लाइन पे बच्चों रन कर रही थी, निहारिका सेकंड लाइन पे रन कर रही थी तो कोऑर्डिनेट 2 हुआ। ये 8th लाइन पे रन करी है तो x की वैल्यू तो 8 ही होगी ना। तो अब हम क्या है प्रीत के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। देयरफॉर प्रीत कोऑर्डिनेट्स आर, प्रीत के क्या कोऑर्डिनेट्स आगे बच्चों, प्रीत के कोऑर्डिनेट्स आगे आपके पास 8, इधर एक ना मैं एक करेक्शन करना चाहूँगी, मैंने प्रीत के कोऑर्डिनेट्स को p लिख लिया, p के साथ ही नोट कर लिया। ठीक है, 8, 20 और इधर मैंने निहारिका को n के साथ लिख लिया। ठीक है, n के साथ लिख लिया। तो चलो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब हमें क्या है कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। इधर 2, 25 है, इधर क्या है, इधर हमारे हैं p के कोऑर्डिनेट्स, प्रीत के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 8, 20 और ये हमारे थे निहारिका के। अब देखा बच्चों डिस्टेंस उसने कम ही लेट किया है ना, इधर 25 इधर 20 है। अब क्वेश्चन में क्या था, आपने इन दोनों फ्लैग्स के, इसने इधर झंडा गाड़ा था, इसने इधर झंडा गाड़ा था, हमें पॉइंट मिल गए कौन कौन से पॉइंट पे उन्होंने क्या है फ्लैग को पोस्ट किया है। अब हमने इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो हमारी स्लाइड तो इधर ख़त्म हो गई है, हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं ताकि हम डिस्टेंस को फॉर्मूला पुट करके इनकी वैल्यूज़ निकाल सके। तो डायरेक्ट ही लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, हमने दोनों फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या है बच्चों फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स वो क्या है, क्या फ्लैग है, एक है हमारा n, इधर हमने दूसरा पॉइंट कर लिया p, तो मैंने पॉइंट्स ले लिए NP। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है वैल्यूज़ को, सब्सटीट्यूट दी वैल्यूज़ हम पीछे से ही उठा लेते हैं। जो हमारे कोऑर्डिनेट्स से, हमारे n के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, हमारे n के कोऑर्डिनेट से ध्यान से देखो, हमारे n के कोऑर्डिनेट से 225 और p के थे 8, 20। तो इधर लिख लेंगे n के थे 225 एंड जो p के थे वो थे 8, 20। तो बच्चों इधर ये जो है मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, y2 है। क्या वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हमारे np के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, np इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 8 माइनस x2 की वैल्यू 8, x1 की वैल्यू 2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 20, y1 की वैल्यू 25 प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 6 का होल स्क्वायर
प्लस 20 में से 25 को माइनस कर रहे हो, छोटे नंबर में से बड़े को माइनस कर रहे हो तो वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव होगी। 25 में से 20 माइनस कर लो, 5 आ गया। होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 होता है और 5 नेगेटिव 5 का स्क्वायर है, पावर आपकी इवन है तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा पॉजिटिव का 25। 36 प्लस 25 कितना होता है आपका अंडर रूट में 61 मीटर। ठीक है बच्चों, आपको ये क्या है, ये डिस्टेंस की वैल्यू मिल चुकी। जो इन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछा था हमने वो क्या है बच्चों फाइंड कर लिया। आगे देखते हैं, आगे हमें यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ही खत्म होता, आगे भी है। यहाँ तक तो बच्चों हमने क्या है आंसर कर लिया, यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है। उन्होंने बोला इफ़ रश्मि, अरे ये रश्मि कौन है, रश्मि तो कहीं तो बैठानी पड़ेगी ना, नाम आ गया है। अब रश्मि क्या है पढ़ते हैं, इसने क्या है ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है, कोई बात नहीं, मतलब इसका कोई अलग रंग का झंडा है। ठीक है, इसने क्या है ब्लू फ्लैग क्या है पोस्ट करना है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। अगर आप ध्यान से सोचो तो ये क्या बोल रहे हैं कि जिन जिन पॉइंट पे निहारिका और प्रीति ने क्या है झंडे को क्या है पोस्ट किया है, ये जो रश्मि है बिल्कुल इस लाइन के क्या है सेंटर में, बिल्कुल इस लाइन के क्या है सेंटर में क्या है अपने क्या है रेड फ्लैग है उसके पास, नहीं ब्लू फ्लैग को क्या है वो पोस्ट करना चाहती है। यही है कि अगर रश्मि क्या है पोस्ट करेगी ब्लू फ्लैग को एग्जैक्टली हाफ वे, इस लाइन का एग्जैक्ट हाफ वे में, मतलब कि पहले तो मुझे इस लाइन का मिड पॉइंट पता होना चाहिए, तभी हम रश्मि की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं ना। अगर मुझे मिड पॉइंट पता चल गया तो इधर से मैं x की वैल्यूज, इधर से मैं y की वैल्यू देख लूँगी तो मुझे रश्मि के एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन मिल जाएगी। तो पूछा भी क्वेश्चन में यही है कि वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, कि आपने ये बताना है कि उसने जो फ्लैग है वो किस पॉइंट पे क्या है पोस्ट किया है। तो बच्चों है ना, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, सबसे पहले हमने क्या थे पॉइंट जो फ्लैग पोस्ट किए थे उसके हमने पॉइंट्स फाइंड किए, फिर हमने उन पॉइंट्स की हेल्प के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड किया। अब वो बोल रहे हैं कि इसी लाइन के सेगमेंट की हेल्प के साथ आप क्या है मिड पॉइंट फाइंड करो। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अब इसको हमने लिखना कैसे है, तो लिखेंगे जल्दी से हम कि रश्मि को क्या है, हमने यही लाइन मैंने क्या है उठाकर लिख लेनी कि रश्मि नीड्स टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन दी ग्रीन एंड रेड फ्लैग। ये ग्रीन है, ये रेड फ्लैग है, तो इसी लाइन को हम क्या है इधर राइट डाउन करते हैं। तो चलो जल्दी से हम क्या है लाइन को लिखते हैं। लाइन थी हमारी इधर लिखेंगे कि रश्मि जो है बच्चों, ये थ्योरी लिखनी आपके लिए ज़रूरी है कि रश्मि नीड्स टू पोस्ट हर ब्लू फ्लैग, कि रश्मि ने अपना जो ब्लू फ्लैग है उसको पोस्ट करना है एग्जैक्टली कहाँ करना है, एग्जैक्टली हाफ वे। हाफ वे मतलब जो हमारा ब्रैकेट में लिख लो द मिड पॉइंट, जो हमारा मिड पॉइंट होता है, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन दी ग्रीन एंड रेड फ्लैग। यही है ना कि जो निहारिका के पास ग्रीन फ्लैग था और जो प्रीत के पास रेड फ्लैग था, जब उसी लाइन के बिल्कुल सेंटर में रश्मि क्या है अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करना चाहती है, यही इसका मीनिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम बच्चों यूजिंग करेंगे इस केस में यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है, चलो लिख लेते हैं आपके लिए। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है आपके पास x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इसका क्या मीनिंग होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला वन ऑफ द ईजिएस्ट फॉर्मूला होता है याद रखने के लिए, कि आपने दोनों पॉइंट्स के x की वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड कर देना है 2 के साथ, ठीक है, और आपने दोनों पॉइंट्स की y की वैल्यू को ऐड करके उसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ। यही होता है बच्चों हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो ये जो x1 है, पीछे देखो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड करना है ना। तो अगर मैं इधर एक रफली सी लाइन लगा लूँ, रफली सी एक लाइन बना दूँ, ये ठीक है हमने बना दी। ये हमारे पास निहारिका थी, निहारिका के पॉइंट्स क्या थे, निहारिका थे 2,25 और यहाँ पर हमारे पास क्या थी, प्रीत थी, प्रीत के पॉइंट्स क्या थे, प्रीत के थे 8,20।
इसी के बिल्कुल सेंटर में रश्मि ने क्या है, अपना फ्लैग पोस्ट करना है। तो मुझे इस रश्मि के x, y, इस रश्मि के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। यही चीज़ है, यही हमने क्या है फाइंड करना है। तो इधर हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है बच्चों। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो जल्दी से सारी की सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दो। रश्मि वाले को मैंने r लिख लिया है, ठीक है। r x, y इज इक्वल्स टू x1 क्या है, x1 मेरे पास 2 है, x2 मेरे पास 8 है, अपॉन में 2 कर दिया, कॉमा y1 मेरे पास 25 है, y2 मेरे पास क्या है 20 है। तो इन दोनों को आपने क्या है ऐड कर देना है, 25 प्लस में 20 अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व करो, 8 प्लस 2 कितना होता है 10 अपॉन में 2, 25 प्लस 20 कितना हो गया 20, 20 40, ऊपर से 5 ऐड कर दो तो 45 अपॉन में 2 हो गया, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। 45 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, 2 2 4, 2 2 4, पॉइंट लगाकर आपका 5 आ गया। तो बच्चों देखो, ये आपकी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है 5,25। दैट मीन्स कि जो रश्मि है वो 5 लाइन पे क्या है कर रही है। इधर ये पॉइंट आ गया आपका रश्मि का, ये सेंटर पॉइंट कौन सा रश्मि का आ गया, हमने फाइंड किया अभी। ये हमारा क्या है रश्मि का पॉइंट आ चुका है। यहाँ पर बैठी है महारानी अपनी रश्मि। समझ में आ गई बच्चों बात। तो इसी के साथ हमारा रश्मि के कोऑर्डिनेट्स भी क्या है फिनिश हो जाते हैं। अभी हमने लिखना तो है ना, लिखेंगे कैसे, तो चलो जल्दी से हम क्या एक ब्यूटीफुल सी लाइन लिख लेते हैं कि हैंस के जो रश्मि हैं, हैंस रश्मि शुड पोस्ट, उसने क्या करना है अपना जो हर ब्लू फ्लैग, अपना ब्लू फ्लैग कहाँ पोस्ट करेगी, कौन सी लाइन पे, ऑन दी 5th लाइन, क्योंकि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 5 है। दैट मीन्स वो 5th लाइन पे अपना क्या है फ्लैग पोस्ट करेगी। कौन से डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस अभी हमने फाइंड किया है y वाला, दैट इज 22.5। आगे क्या लिखोगे मीटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मीटर था तो हम मीटर लिखेंगे। इसी के साथ हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे इस चैप्टर का क्वेश्चन था, 3rd क्वेश्चन, ये फिनिश होता है। चलो जल्दी से हम क्या है 4th क्वेश्चन करते हैं। चलो 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th में क्या है, आपने रेशो फाइंड करनी है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1 2 इज डिवाइडेड बाय दिस। अब घबराना नहीं है कि ये क्या 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं कि रेशो क्या फाइंड करनी है। बच्चों देखो, अब पता क्या है, पहले ये देखा करो कि लाइन सेगमेंट जो बनी है वो कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है। मैंने बाकी छोड़ दिया, मैंने देखा ये वाली लाइन कि जो लाइन सेगमेंट है वो ज्वाइन करी है इन दोनों पॉइंट्स को। आगे इज लिख दिया ना, इसका हमें कोई लेना देना नहीं। मैंने पहले इन पॉइंट्स को ए और इस पॉइंट को बी लेट कर लिया। मैं साथ ही साथ लाइन ड्रॉ कर लूँगी। बच्चों अगर आप लाइन साथ साथ ड्रॉ कर लोगे ना तो आपके लिए ईजी अंडरस्टैंडेबल होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैंने क्या है ऐसे एक लाइन क्या है ड्रॉ कर ली है। अब मुझे ए बी पॉइंट पता है ना, तो मैं जल्दी से क्या है इन ए बी पॉइंट्स की वैल्यूज़ को लिख लेती हूँ कि ये मेरा है ए पॉइंट, मैंने ए को लिख लिया है -3,10 और इस पॉइंट को मैंने बी लिख लिया और इसके कोऑर्डिनेट है 6,-8। अब पढ़ते हैं कि क्या है। हमने देखो रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। पहले हम क्या है रेशो फाइंड करते, पहले हम क्या है पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे, हमें रेशो गिवन होती थी। इधर उन्होंने बोला कि आपने रेशो फाइंड करना है। ये एक लाइन है इन दोनों पॉइंट्स को बनकर बनी है, इज डिवाइडेड बाय, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है, इस पूरी लाइन को क्या है डिवाइड कर रहा है। अब हमें नहीं पता ये कहाँ पर बैठा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कि इतना डिवाइड कर रहा है, हमें नहीं पता। कि हमें रेशो लेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इस पॉइंट की जो पोजीशन है रफ से मार्क कर लेती हूँ कि लेट अस सपोज यहाँ पर बैठा होगा पी पॉइंट। मैंने इस पॉइंट को पी लेट कर लिया है, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,6। ठीक है, कि पहले हम ये वाले पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे ना, रेशो गिवन थी। अब उल्टा कर दिया, अब हमने रेशो को फाइंड करना है, हमारे पास पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो इन्होंने बोला आपने रेशो फाइंड करना, तो हम पहले बच्चों रेशो तो लेट करेंगे। मैं जब भी रेशो फाइंड करनी हो ना, आप दिमाग में बैठा लो, हमेशा आप जब भी रेशो लेट करो कोई भी वेरिएबल साथ में 1 लिखो।
k/1। क्यों? मान लीजिए अगर आपको सॉल्व करके, क्योंकि k की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी ना, मान लीजिए आपको सॉल्व करके k की वैल्यू क्या मिल गई, 4/7 मिल गई। लेट अस सपोज k की वैल्यू 4/7 मिल गई। जब आप इस 4/7 में इसको पुट करो 4/7/1, तो ये 7 इधर सीधा ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/7 आपकी क्या है, ये रेशो बन जाएगी। इसीलिए हम क्या है 1 अज्यूम करते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर हो जब उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में क्या है कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमने क्या है एक वेरिएबल लेट कर लेना, एक कांस्टेंट वैल्यू डेट इज 1 लेट कर लेनी। तो मैंने इधर लिख लिया कि मान लीजिए ये p पॉइंट ने इसको k/1 में क्या है लेट कर लिया। अब आपको पता ही चल गया होगा, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। जो k की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आई तो हमारी ऐसी रेशो बन जाएगी। अगर तो मान लीजिए k की वैल्यू डायरेक्ट ही 4 आई तो रेशो हमारी 4/1 बन जाएगी। इजी क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो जल्दी से अब हम क्या है पहले तो गिवन को लिखते हैं एक ब्यूटीफुल लाइन के साथ। तो चलो हम लिखते हैं कि लेट, हमने क्या लेट किया, हमने एक पॉइंट लेट किया है p, ठीक है। लेट द पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट है -1, ये पॉइंट p क्या कर रहा है, ये डिवाइड को ये क्या है लाइन को क्या है डिवाइड कर रहा है। कौन सी लाइन को, जिसके ए बी कोऑर्डिनेट्स है, तो वही हम लिखेंगे ये डिवाइड कर रहा है p पॉइंट डिवाइड सी लाइन। कौन सी लाइन को डिवाइड कर रहा है, जो ज्वाइन होकर बनी है 2 पॉइंट्स के साथ। ज्वाइनिंग ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लो -3, 10 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लो दैट इज 6, -8। कौन सी रेशो में, इन रेशो k/1 जो हमने क्या है बच्चों लेट की है। k/1 में क्या है, ये जो p पॉइंट है k/1 में क्या है इस पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करा है। यही मैंने क्या है इतनी सी इंग्लिश में लिखा है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों, एग्जाम में इसकी वेटेज बढ़ जाती है आपको फुल मार्क्स आने के लिए। क्लियरली पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला तो यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इक्वल रेशो में डिवाइड करे कि अनइक्वल में। तो जब भी हमें क्लियर ना हो तो बच्चों हमेशा ही सेक्शन फॉर्मूला हमने क्या है लिखना है। तो इधर हम क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला इधर हम रफ वर्क में लिख लेते हैं आपके लिए, ठीक है, कि इधर हमें स्पेस चाहिए ना, और हम इधर लिखेंगे कि यूजिंग, हमने इधर यूज़ करना है सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला कहता क्या था, हमारा सेक्शन फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में 2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में, सॉरी 2 नहीं गलती होगी, अपॉन में m1 प्लस m2 होना था, अपॉन में m1 प्लस m2, और इधर भी आपका m1 प्लस m2 ब्रैकेट्स को क्लोज कर दो। यही हमारा क्या है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला होता है। इधर आपके आ जाते हैं x, y कोई भी कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल्स टू, ये होते हैं आपके सेंटर वाले कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो चलो अब हम क्या है डायरेक्ट ही इधर क्या है वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो लिखते हैं वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ थी हमारी, ये जो पॉइंट है ये हमारा ये वाला होता है, क्योंकि यही तो मिड पॉइंट होता है ना, मिडल वाला सेक्शन। ये इसी के साथ लाइन को 2 सेक्शंस में डिवाइड हो रहा है ना, तो यही पॉइंट हमारा सेक्शनल पॉइंट है। तो ये हमारा p की वैल्यूज़, हम p की वैल्यूज़ लिख लेंगे, क्या है -1,6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास -1,6 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाई, m1 मेरे पास क्या है बच्चों, m1 है मेरे पास k इंटू में m1 है मेरे पास k मल्टीप्लाई हो रहा है x2 मेरे पास क्या है 6 है b के कोऑर्डिनेट्स, तो इंटू में 6 आ जाएगा, प्लस m2 मेरे पास 1 है, इंटू में x1 मेरे पास क्या है, x1 है मेरे पास -3, तो ये हो जाएगा मेरा x1, इसको लिख लो x1 y1, और ये है आपके पास x2 y2, ये लिख लो आप m1 है, ये लिख लो आप m2 है, ठीक है। तब आपको क्या है अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये था 1 इंटू माइनस, सॉरी बच्चों पेन ही अलग हो गया, 1 इंटू -3 अपॉन में m1 प्लस m2 है, दैट मीन्स k प्लस 1 है, कॉमा लगाया। आगे हम इस सेक्शन की करेंगे y वाले की, y कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। m1 मेरे पास k है, y2 मेरे पास क्या है बच्चों -8 है, प्लस
m2 मेरे पास क्या है, m2 मेरे पास 1 है और y1 मेरे पास क्या है, दैट इज़ 10 है। अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, k प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये -1,6 एज इट इज़ ही रह जाएगा, इज इक्वल्स टू k इंटू 6 कितना होता है आपके पास, ब्रैकेट लगा लो, 6k होता है, ब्रैकेट छोटी होगी। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 इंटू 1 3 आ जाएगा, नीचे आप k प्लस 1 एज इट इज़ ही रहने दो, अब ब्रैकेट लगा लो, कोमा k इंटू -8 कितना हो जाएगा, -8k हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 10 10 हो जाएगा, अपॉन में आपका k प्लस 1 आ गया। अब देखो मुझे बताओ क्या फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें k की वैल्यू पता हो तो हम सॉल्व कर सकते थे, हमें नहीं पता। अब अगर देखो तो बच्चों ये वाले जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, ये हमारे x के होते, ये हमारे y के होते, तो बच्चों ये भी तो x है तो ये भी y। अब हमने कंपैरिजन करना है, मैंने x कोऑर्डिनेट को x के साथ कंपेयर करना है और मैंने y कोऑर्डिनेट्स को y के साथ कंपेयर करना है। आप कोई भी इनमें से कोई भी वैल्यू को सॉल्व कर लो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपके लिए दोनों को सॉल्व करूँगी, ठीक है। आपने एग्जाम में सिर्फ एक को करना है, जहाँ तो आप x वाले को कर लो, जहाँ फिर आप y वाले को कर लो, दोनों ही केस में आपको k की वैल्यू सेम मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं क्या है बच्चों दोनों ही तरीके से समझाऊंगी। तो चलो जल्दी से हम क्या है दोनों तरीके से करेंगे ऑन कंपैरिजन, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग जब हम करेंगे, कंपेयरिंग करने से हमें क्या पता चला कि ये जो 6k -1 है ये इसके इक्वल है, -1 x कोऑर्डिनेट के बराबर करो आप कि 6k -3 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1 है। एंड लगा लो कि ये जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं इसको y के साथ कंपेयर करेंगे हम, एंड -8k + 10 अपॉन में k + 1 इज इक्वल्स टू 6। अब देखो बच्चों जहाँ तो इसको सॉल्व कर लो, जहाँ तो इसको सॉल्व कर लो, दोनों ही केस में आपकी k की वैल्यू सेम आएगी। तो चलो हम क्या है दोनों ही कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6k -3 इज इक्वल्स टू ये -1 है, तो ये सारी की सारी वैल्यू आपकी ऐसे हो जाएगी। पहले इसको कर लो, 6k -3 इज इक्वल्स टू -1 इंटू -k कितना हो जाएगा -k, ये माइनस सारे को माइनस ही कर देगा। अब ये नेगेटिव k इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। अब ये -3 उधर ले जाओ, ये -1 ये पॉजिटिव का 3। मैंने वेरिएबल वाले एक साथ कर लिए, इसको इधर ले आई और इस -3 को इधर ले आए, इसको पॉजिटिव कर दिया। 6 + 1 कितना हो गया आपका 7k हो गया, -1 + 3 कितना हो गया 2 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, k की वैल्यू आ गई आपके पास 2 अपॉन में 7। k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 अपॉन में 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करो तो देखो इधर क्या है एंड ऐसे ही रहने दो, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 8k + 10 इज इक्वल्स टू 6 इंटू k + 1। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली तो ये हो गया आपके पास 8k + 1 इज इक्वल्स टू आपके पास 6k + 6 हो गया। अब ये जो 6 है आप इधर ले आओ, ठीक है, ये -8k ये -6k हो जाएगा, और ये 10 है उधर ले जाओ, 6 - 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, साइन नेगेटिव ही रहेगा। 8 में 6 ऐड करोगे तो कितना आता है आपका, 8 में 6 ऐड करने पे आपका आता है 14k, ठीक है। 6 में से 10 माइनस कर रहे हो, छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो, आंसर नेगेटिव आएगा, -4 आएगा। नेगेटिव के साथ नेगेटिव कट हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4 अपॉन में 14, दैट इज कितनी आ गई k की वैल्यू 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14। देखो दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपके लिए मैंने क्या है दोनों को कंपेयर करके देखो किया तो k की वैल्यू 2/7 2/7 आई। सेम है, आपने क्या है एग्जाम में एक ही बार करना है, ठीक है बच्चों। जैसे हम क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ x की वैल्यू निकालते थे, ठीक है, बाद में जब x की वैल्यू मिलती थी हम कोई भी y की वैल्यू में पुट करते थे ना तो हमें y की वैल्यू मिल जाती थी, ज़रूरी नहीं था 1 में करना था, हम 2 इक्वेशन में भी पुट कर सकते थे। तो ऐसे ही क्या है कंपैरिजन में जहाँ आप x वाला ले जाओ, जहाँ आप y वाला ले जाओ, जो आपको ईजी लगता है सॉल्व करना आप वही वाला क्या है सॉल्व करोगे। यहीं पर क्वेश्चन ही खत्म हुआ, k की वैल्यू मिली है, हमने फाइंड क्या करना, हमने रेशो फाइंड करनी है। तो कोई बात नहीं, जल्दी से हम क्या है अब रेशो की तरफ मूव करते हैं। तो देयरफॉर आप लिखोगे, देयरफॉर रेशो आपके पास क्या है, रेशो इज k/1 हमने क्या है बच्चों लेट की थी, k/1 दैट इज k की वैल्यू अगर मेरे पास 2/7 आई है, रेशो 1
तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये कितनी बन जाएगी आपके पास 2:7। तो ये हमारी क्या है बच्चों, रेशो आ चुकी है इस क्वेश्चन की। ठीक है ना इजी। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर रेसिप्रोकल में हो तो ये नंबर उठाकर आप इधर ले आओ। ठीक है बच्चों, तो 2:7 आपकी क्या है, रेशो आ चुकी है। दैट मीन्स ये लाइन जो पी पॉइंट है इसको 2:7 में क्या है बच्चों, डिवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से हम क्या है 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशो। इस केस में भी हमने रेशो फाइंड करनी है। तो दैट मीन्स आपके दिमाग में अब आ चुका होगा कि 4th क्वेश्चन के जैसा ही मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन होगा। तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या है। कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो गए ना। एनसीईआरटी वाले ऐसे तो नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन दो बार दे दिए उन्होंने, कि आपने रेशो फाइंड करनी है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब देखो ये 2 पॉइंट्स लाइन ज्वाइन करें, पहले हम लाइन ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले ही बताती हूँ, जितना आपको पहले समझ में आता है ना उतना साथ साथ लिख लो, ताकि आपको क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। ये मेरा बच्चों ए पॉइंट है और ये मेरा क्या है बी पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, -5 और इसके कोऑर्डिनेट है -4, 5। अगली लाइन क्या है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो उन्होंने लिखा था कि इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट, हमें ये पॉइंट मिल गया। अब इधर लाइन क्या, इधर सिर्फ यही पार्ट डिफर है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। उन्होंने बोला है कि अब इस लाइन को क्या है डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ओम ये क्या मीनिंग है। हमने स्टार्टिंग में ही बच्चों में आपको एक चीज़ समझाती आ रही हूँ, इंट्रोडक्शन में भी समझाया था कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि वाई की वैल्यू 0 होती है। जैसे कोऑर्डिनेट होते हैं ना हमारे एक्स, वाई, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई क्या है 0 होता है। कि जैसे ये है आपका एक्स एक्सिस, मतलब जो वैल्यू है, जो पॉइंट है वो इधर ही कहीं होगा, तो हमें बच्चों y की वैल्यू तो मिलेगी नहीं। कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है कि जैसे इधर x भी आ रहा है, इधर y भी कोई ना कोई आएगा, तो ये पॉइंट हमारा जहाँ पर x, y है, अगर कोई पॉइंट x पे ही हो, इस पॉइंट पे ही हो, तो दैट मीन इस केस में हमारा y 0 होगा। अगर कोई पॉइंट इस y एक्सिस पे हो, इस y एक्सिस पे यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो, तो y एक्सिस में हमेशा आपका क्या है बच्चों x 0 होता है। ठीक है, तो x एक्सिस पे आपके कोऑर्डिनेट्स ये बनते हैं x, 0, और y एक्सिस पे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं 0, y बनते हैं। पूछा क्या है उन्होंने, x एक्सिस पूछा है, तो हम क्या है उसके पॉइंट्स को लिख लेंगे। मान लीजिए इधर ही कोई पॉइंट है, ठीक है, हमने लिख लिया कि इधर ही क्या है एक कोई पॉइंट है, P पॉइंट है, तो मैंने उसके कोऑर्डिनेट लिख लिए x, 0, क्योंकि x एक्सिस देखने से ही मुझे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, क्योंकि x एक्सिस पे आपका क्या है जो y होता है वो क्या होता है बच्चों 0 होता है। हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, हमने रेशो फाइंड करनी है। फिर से हम क्या है इसको k/1 में लिखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा k/1 वाला, कि ये मेरा k होगा और ये वाला 1, के रेशो को k/1 में हमने क्या है लिख लिया है। चलो जल्दी से पहले हम क्या है एक थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी लिखेंगे हम कि लेट करेंगे कि लेट द लाइन सेगमेंट, कि जो लाइन सेगमेंट है, लेट द लाइन सेगमेंट जो कैसे बनी है, ज्वाइनिंग करके 2 पॉइंट्स को, ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स, आप कैसे भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बच्चों लाइन लिख लो, ज़रूरी नहीं मेरी ही आपने कॉपी पेस्ट करना है। ज्वाइनिंग पॉइंट आपका ए के कोऑर्डिनेट 1, -5 है एंड बी के कोऑर्डिनेट आपके क्या है -4, 5। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर लाइन बनी है और इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P, जिसके अभी हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए x, 0 इन रेशो k/1। ये हमने क्या है एक लाइन लिख ली, ताकि एग्जाम वाला बंदा समझ जाए कि आपने किया क्या है। ठीक है, सो ये लाइन आपको लिखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों फिर से हम क्या है सेक्शन फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। तो इधर भी हम क्या है बच्चों यूजिंग करेंगे अपना सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करो, जो हमारा होता क्या है कि x, y इज इक्वल्स टू होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1
अपॉन में m1 प्लस m2। जितनी बार मैं सेक्शन फॉर्मूला लिख रही हूँ, आई होप, मुझे लगता है आपको अब तक तो सेक्शन फॉर्मूला रट ही गया होगा। तो चलो जल्दी से जो जो पॉइंट्स हमें गिवन है उनकी वैल्यूज़ को हम लिखते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। ये हमारा x, y डेट इज़ x, 0 लिखेंगे। इधर हमने लिख लिया x, 0 लिख लिया, इज इक्वल्स टू, फिर से वैल्यू लिख लें। ये हमारी क्या है बच्चों, x1 है, ये मेरी y1 है, ये मेरी x2, ये मेरी y2, ये मेरा m1 है और ये मेरा क्या है, m2 है। अब डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखूंगी, टाइम नहीं ख़राब करूंगी क्योंकि 10 क्वेश्चंस और पड़े हुए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो जल्दी से हम क्या है, m1 लिख लेंगे। m1 हमारा है k इंटू में x2 डेट इज़ -4 प्लस m2 मेरे पास है 1 इंटू में y, x1 हमारा है इंटू में 1 अपॉन में आपका आ जाएगा k प्लस में 1, ब्रैकेट ओपन किया। इधर हमारा m1 k है, y2 हमारे पास क्या है 5 है, प्लस m2 मेरे पास 1 है, y1 मेरे पास -5 है, अपॉन में k प्लस 1 हो गया। ठीक है, इसको आगे ही सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा आपका, नहीं आगे नहीं, इधर ही करेंगे, बाय कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। x, 0 इज इक्वल्स टू k इंटू -4 कितना होता है बच्चों, -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 आ गया। ठीक है, कोमा k इंटू 5k, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा अपॉन में k प्लस 1। आप कंपैरिजन करो, किसको कंपैरिजन करोगे बच्चों, देखो अब तो ईजिली है। अब इन दोनों को कंपैरिजन जब आप करोगे, इधर देखो आपकी जो x की वैल्यू, इधर y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इधर से आप क्या है k की वैल्यू को क्या है निकाल सकते हो। मैंने क्या किया, चलो पहले कंपैरिजन ही कर लो, आप ऐसे बाद में क्या करोगे, टफ लगेगा हमें। हमने डायरेक्ट किया कि ऑन कंपैरिजन या ऑन कंपेयरिंग करने के बाद मुझे क्या पता चला कि ये जो -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 है, ये x की वैल्यू डेट इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। एंड ये जो 5k माइनस 5 अपॉन में k प्लस 1 है, ये y की वैल्यू, y तो है ही हमारा 0 है। ठीक है, अब मैंने क्या है, इस 5 वाले को उठा लिया। मैंने क्या किया बच्चों, इस 5 वाले को उठा लिया। तो मैं अब क्या करूँगी, इस 5 को सॉल्व करूँगी कि हेयर आप लिखोगे कि 5k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 5k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन में k प्लस 1। ओह सॉरी, ये मैं क्या कैसे लिखी, गलती लिख गई। ये क्या है हमारे पास 5k माइनस 5 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये भी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये सारी की सारी टर्म ही 0 हो जाएगी आपके पास। तो ये हो जाएगा आपका 5k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5k इज इक्वल, ये -5 उधर +5 हो जाएगा। तो k की वैल्यू 5/5 कितनी आ गई, 1 आ गई। k की वैल्यू 1 आ गई। अब इसी k की वैल्यू को हमने क्या है, इधर पुट करना है। इधर पुट करेंगे, मान लीजिए ये मैंने इक्वेशन ले ली 1, ये मैंने इक्वेशन ले ली 1। ठीक है, हमने ये इक्वेशन ले ली क्या है, 1 ले ली। अब हम क्या है, इस k की वैल्यू को इधर क्या है सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मैं लिखूँगी अब कि पुट k इज इक्वल्स टू 1 इन, या फिर इक्वेशन 1 नहीं लिखनी तो आप इसको डायरेक्ट ही पुट कर दो। पुट k इज इक्वल्स टू 1 इन 4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। इस वाले में हमने क्या है, k की वैल्यू को 1 पुट करना है। तो चलो पुट करो, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो ये -4 प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू x। तो इससे क्या हो गया, हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, -3 अपॉन में 2 मुझे मिल चुकी है। -3/2 में हमारी क्या है, x की वैल्यू मिल चुकी है। इन्होंने पहले बोला है कि आपने रेशो फाइंड करनी है, तो पहले हम रेशो लिखेंगे कि हमारी रेशो क्या आएगी। देखो बच्चों, k की वैल्यू अगर 1 आ गई तो ये 1 है, तो रेशो आपकी क्या होगी, रेशो आपकी होगी 1:1। रेशो आपकी क्या होगी, 1:1। तो इधर आ क्या है, एक अलग से बॉक्स हम पहले बना लेंगे ताकि सारा मैसी ना हो जाए। तो हम इधर लिखेंगे कि हमारा जो k है, हमारी जो रेशो है, हमारी रेशो थी, रेशो इज़ k/1। तो k की वैल्यू क्या है, 1:1। तो ये हमारी बच्चों क्या है,
ये हमारी रेशो आ चुकी है। अगला उन्होंने बोला है कि आपने पॉइंट ऑफ डिवीज़न के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हम आगे क्या लिखेंगे कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे पी के, वो क्या थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी वो थे हमारे पास बच्चों आर एक्स कोमा ज़ीरो। तो x कोमा ज़ीरो की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास -3,2, -3/2, ज़ीरो तो एज इट इज़ ही हो गया। तो ये हमारे क्या आगे बच्चों, ये हमारे आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो यही हमने क्या है इस पार्ट में क्या है फाइंड करना था, है ना। इसी क्वेश्चन 5th क्वेश्चन भी हमारा क्या है बच्चों फिनिश होता है। बढ़ते हम 6th क्वेश्चन की ओर। अब देखो 6th क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। 6th में क्या लिखा है कि ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 क्या है, वर्टिसेस है किसी पैरेललोग्राम के। ये हमारा क्या है, मैंने पहले पैरेललोग्राम बना लिया है कि ये हमारे पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस है। पहले हम इनको नोट डाउन कर लेते हैं। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस मैंने लिख लिया कि ये ए पॉइंट है, ए के मैंने लिख लिया 1,2, क्रॉनिकल में चलते जाएंगे। ये बी है, बी के मैंने लिख लिया 4,5, ठीक है। और ये मेरा सी है, सी के मैंने लिख लिया x,6। और ये डी है, डी के हमने लिख लिए 3,5। ये हमने क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब पहले इधर भी तो लिख लिए, इधर भी तो हम लिख लिए। हमने लिखा है कि गिवन हमारे पास क्या था, हमारे पास गिवन था कि जो पॉइंट से लेट कर लीजिए कि वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे ही लिख लो। गिवन क्या है कि वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, आप लिख लो कि एक है ए जिसके हमने लिख लिया 1,2, फिर बी है जिसके है 4,y, फिर हमारे पास सी है जिसके है x,6 एंड डी है हमारे पास जिसके है 3,5। ये हमने क्या है गिवन में लिख लिया। अब मुझे बताओ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या है बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो ये पैरेललोग्राम ने क्या किया, ध्यान से देखो, इन्होंने क्या किया, 2 पैरेललोग्राम की क्या है जो डायगोनल्स होते हैं वो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। अब अगर मैं एक चीज़ समझाना चाहूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से, अगर ये जो लाइन है AC, इसका यही मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये जो DB है इसका भी यही मिड पॉइंट होगा। मतलब ये जो दोनों लाइंस हैं, मतलब दोनों डायगोनल्स हैं, ये सेम मिड पॉइंट क्या है कवर कर रहे हैं। इन दोनों का डायगोनल्स का सेम मिड पॉइंट है। दैट मीन्स कि इन जो AC का आपका क्या है कि ये जो AC के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये जो मिड पॉइंट है इस लाइन के मिड पॉइंट के इक्वल है, इस लाइन के मिड पॉइंट के क्या है इक्वल है। क्या इससे मैं ये लिख सकती हूँ कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC के वो इस BD लाइन के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होंगे, क्योंकि अगर दोनों के मिड पॉइंट इक्वल हैं, मिड पॉइंट दोनों का सेम है, दैट मीन्स इस AC लाइन का मिड पॉइंट और इस BD लाइन का जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं। तो जल्दी से हम इसको पहले लिख लेंगे कि जो हमारा डायगोनल्स होते हैं इसके कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम के, जो बच्चों पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं सेम पॉइंट पे, ठीक है। आप ऐसे ही लिख लो बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या है बाइसेक्ट करते हैं। तो इससे क्या कंक्लूज़न निकला, इससे ये कंक्लूज़न निकल गया कि देयरफॉर कि जो कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान से देखो मैं लिख क्या रही हूँ, कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, जहाँ ऐसे ना कोऑर्डिनेट्स नहीं, आप फिर से कहोगे टफ लग रहा है हमें, आप लिखो कि मिड पॉइंट ऑफ AC, ये जो डायगोनल AC ये किसके इक्वल है, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये 2 डायगोनल है, डायगोनल का सेंटर पॉइंट ही मिड पॉइंट होता है, और ये 2 डायगोनल्स हैं, ठीक है। ये दोनों ही डायगोनल कॉमन मिड पॉइंट शेयर कर रहे हैं। तो मैं लिख सकती हूँ क्या AC का मिड पॉइंट इस BD के मिड पॉइंट के इक्वल होगा,
ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट होते हैं वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल होते हैं। तो हमने लिख लिया मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी सी। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जल्दी से हम पहले क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हमारा बच्चों क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। ठीक है, दिस इज आवर मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब हम क्या है इधर सेम मिड पॉइंट फॉर्मूले के साथ क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ए सी की बात करूँ तो ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये मेरा x2 y2 हो जाएगा। सीधी वैल्यूज़ को इधर सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ए सी की जो मिड पॉइंट्स की वैल्यूज़ है बच्चों वो क्या आ जाएंगी आपके पास, x1 डैट इज़ 1, x2 डैट इज़ आपका x ही आ जाएगा अपॉन में 2 कोमा y1 आपका क्या है 2 आ जाएगा, y2 आपका क्या है जाए 6 आ जाएगा। ठीक है, हमने ये वाला देखा है x1 x2 y1 y2। ठीक है बच्चों, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इस बी डी के मिड पॉइंट के, बी डी के x1 प्लस x2 डैट इज़ 4 प्लस 3 अपॉन में 2 कोमा आगे क्या है y1 प्लस y2 डैट इज़ आपका आ जाएगा y प्लस 5 अपॉन में 2, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, 2 प्लस 6 कितना होता है आपके पास 8 अपॉन में 2 होता है, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 कितना होता है 7 अपॉन में 2 कोमा वाई प्लस 5 अपॉन में 2 होता है। अब बच्चों देखो मुझे एक्स वाई की वैल्यू तो चाहिए ना, क्योंकि हमने फाइंड तो वही करना है ना, फाइंड हमने एक्स वाई फाइंड करना है। अब देखो ये एक्स के कोऑर्डिनेट, ये वाई के, ये एक्स के, ये वाई के, अगर मैं इनको कंपैरिजन करूँ एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, तो जल्दी से हम क्या करेंगे इनका कंपैरिजन क्या है बच्चों लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करने से हमें वैल्यूज़ क्या है बच्चों मिल जाएंगी। मैंने कंपेयर किया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 7 अपॉन 2। इस x कोऑर्डिनेट्स को AC के x कोऑर्डिनेट्स को BD के x कोऑर्डिनेट के इक्वल लिख दिया। फिर हमने AC के y कोऑर्डिनेट्स को BD के y कोऑर्डिनेट के इक्वल लिखना है। ठीक है, अब इधर एंड लगाकर लिख लेंगे y प्लस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में 2 लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ये 7 अपॉन 2 इधर ही रहने दो, ये 2 उधर जाएगा तो ये ऊपर 2 के साथ 2 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7। तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 प्लस 1 7 माइनस 1, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 6, एक्स आपके पास क्या आ गया 6 आ गया। इधर सॉल्व करते हैं, इधर हमने क्या है फिर से वही किया y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में 2 इंटू में 2, ये 2 उधर ले गए 2 के साथ 2 कट हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, और ये 5 आप उधर ले जाओ 8 माइनस 5 कितना आ जाएगी y की वैल्यू, y की वैल्यू आपके पास बच्चों आ जाएगी 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यही हमने फाइंड करना था, तो यही हमारा क्या है बच्चों 6th पार्ट का सॉल्यूशन है। जल्दी से अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है हमारा, आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट ए के, हमें नहीं पता क्या है पॉइंट ए, पहले देखते हैं आगे क्या है। ए बी क्या है, एक डायामीटर है सर्कल का। ओ मुझे लाइन समझ में आ गई, तो चलो पहले मैं ना एक लाइन ही ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने क्या है ये सर्कल है, इसका डायामीटर है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हमारा ए बी है, तो मतलब ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है बी है, क्योंकि ए बी क्या है डायामीटर है इस सर्कल का, डायामीटर पूरा ही होता है। हुज सेंटर इज दिस, ये सेंटर है इसका, तो सेंटर को हम किसके साथ लिखते हैं बच्चों, सेंटर होता है हमारा सी। तो सेंटर की वैल्यू हमें गिवन है, हमें सेंटर की वैल्यू क्या गिवन है, हमें सेंटर सी की वैल्यू गिवन है डेट इज़ 2,-3, हमें ये चीज़ गिवन है। आगे लिख लिया एंड बी इज़ 1,4, हमें बी की भी वैल्यू गिवन है 1,4, तो बी की भी वैल्यू हमने लिख ली 1,4, हमने बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, हमने सी के लिख लिए। पूछा क्या है आपने ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, मतलब दिस। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो भी सर्कल का डायामीटर होता है
उसका जो सेंटर होता है, सेंटर हमेशा उसका मिड पॉइंट होता है। सेंटर मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट। तो बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूले के साथ हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो चलो जल्दी से पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। थ्योरी बहुत ईजी है। सबसे पहले हम जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या था। हमारे पास गिवन था डायामीटर ऑफ सर्कल कितना है, हमारे पास डायामीटर ऑफ सर्कल कितना है, ए बी है। डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या है, ए बी है। ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ सर्कल है सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3। ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हमें गिवन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हमारे पास क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1, 4 हमारे पास क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इधर हम कोऑर्डिनेट्स ही लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इधर लिख लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है सेंटर ऑफ सर्कल के और कोऑर्डिनेट्स हमें बी के भी गिवन है। ठीक है बच्चों। अब हम लेट करेंगे कि हमारे जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें ए के फाइंड करने हैं। जो जो गिवन है हमने वो लिख लिया कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स को क्या लिख लिया, x, y लिख लिया। तो जल्दी से इधर भी लिख लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए, x, y हमने क्या है ए के कोऑर्डिनेट लेट कर लिए। अब एक छोटी सी लाइन लिखोगे जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लिखोगे कि ये जो सेंटर है, द सेंटर जो हमारा O है, जिसके पॉइंट्स क्या है 2, -3, ये क्या है, ये है मिड पॉइंट, इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर। मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर, कौन सा डायामीटर, जो हमारा ए बी का है, कि ये जो ए बी वाली लाइन है जो हमें के डायामीटर की फॉर्म में गिवन है, ये जो सी है बिल्कुल इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम यूजिंग करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इधर आप लिख लो कि यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो हेयर हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा कहता क्या था, मुझे लिखने की आई होप अब ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख लेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या है कि कोऑर्डिनेट, चलो लिख लो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, क्योंकि हमारा यही सेंटर है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज इक्वल्स टू हमारे पास x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2, ये हमारा मिड पॉइंट है। तो जल्दी से वैल्यूज़ को हम क्या है स्टेप बाय स्टेप पुट ऑन करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ हमारे क्या है 2, -3। तो हमने इधर लिख लिया 2, -3 है, इज इक्वल्स टू हमारे पास x1 + x2 क्या है, x1 मेरे पास है x और x2 मेरे पास है 1। तो ये हो जाएगा आपके पास x + 1 अपॉन में 2, कॉमा लगाया, y1 मेरे पास y है और y2 मेरे पास क्या है 4 है। तो y + 4 अपॉन में 2 आ गया है। ठीक है बच्चों। अब इसको आप क्या करोगे, अब इसको आप क्या है कंपेयरिंग करोगे फिर से, तभी तो हम x y की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे पीछे करते आ रहे हैं। ओन कंपेयरिंग करने से मुझे वैल्यू मिली कि x + 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 2। x को x के साथ कंपेयर करो एंड y वाले को y के साथ, एंड y + 4 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू -3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x + 1 इज इक्वल्स टू 2 × 2 हो जाएगा। तो x प्लस छोड़ दो, सीधा ही आप लिख दो कि x इज इक्वल्स टू 2 × 2 4, ये +1 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास बच्चों 3 आ गई। अगला क्या है, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, y + 4 इज इक्वल्स टू -3 × 2। अब देखो y इज इक्वल्स टू -3 × 2 कितना होता है 6, ये 4 इधर आकर नेगेटिव का हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई। बच्चों देखो आपको x की भी वैल्यू मिल गई, आपको y की भी वैल्यू मिल गई। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि हैंस जो कोऑर्डिनेट्स थे हमारे a के वो क्या थे, x, y थे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a इज क्या आ जाएगा 3, 2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 3 है, तो हमने x, y लेट किया था। इधर 3 इधर लिख लो, 2 आप इधर लिख लो। तो 3, 2 हमारे क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो यही हमारा क्या है इस 7th पार्ट का क्या है आंसर है। ठीक है। तो जल्दी से हम अब 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इफ़
ए एंड बी। अब फ्रैक्शन देकर घबरा ना जाना कि अरे क्या कर दिया, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझो बस के क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इफ़ ए एंड बी आर, ये ए पॉइंट है बच्चों, ये बी पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, आपने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं सच डैट, ये कुछ वैल्यू लिखी हुई है कोई बात नहीं, एंड ये जो पी पॉइंट है वे ये लाइन कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट पे। अब हमें नहीं पता कि सेंटर पे लाई कर रहा है कि कहाँ पर लाई कर रहा है, तो चलो पहले हम क्या है ऐसे ही लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ओ सॉरी ये तो रेक्टेंगल बन गया। हमने क्या करना है, एक लाइन क्या है इधर ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि ये मेरा क्या था, ये मेरा ए पॉइंट था और ये मेरा क्या था बच्चों, बी पॉइंट था। पी पॉइंट भी कहीं ना कहीं इधर कहीं होगा, हमें नहीं पता कहाँ है, हम रफ वर्क में क्या है कहीं भी पी पॉइंट को लिख सकते हैं। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, -2, -2 है। बी के क्या है 2, -4 है। पी के मुझे नहीं पता, तो पी के हम क्या है पॉइंट्स को बाद में x, y क्या अभी लेट कर लेते हैं, x, y हमने क्या है लेट कर लिया अभी। अब आगे देखो, कहानी है यहाँ से शुरू, कहानी क्या है यहाँ से शुरू होती है। तो हमने क्या लिखा, पहले तो गिवन लिख लो। गिवन है मेरे पास, जो गिवन है, गिवन है मेरे पास, गिवन क्या है, ए पी इज इक्वल्स टू, ए पी क्या है मेरे पास 3/7 ए बी। बच्चों अगर इस ए बी को मैं इधर ले आऊँ, ये इधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा ना, तो इस ए बी को मैंने क्या है नीचे ले आई, ए पी अपॉन में ए बी, ये 3/7 इधर ही रहने दो, तो बन गई फ्रैक्शन, ये बन गई फ्रैक्शन। ये क्या बन गई कि दैट इज़, ये क्या हो गया कि ए पी रेशो ए बी मुझे मिल गया क्या है 3/7। अब पहले लिख लो क्या है ए पी ये है, ए पी ये है, ए पी क्या है 3, मतलब मैंने ये लिख लिया कि ये मेरी वैल्यू है 3। आगे देखो, आगे लिखा ए बी मतलब ये पूरी वाली वैल्यू, कि ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी क्या है 7 है। मतलब बच्चों कि अगर देखो ये आपकी लाइन है, ठीक है, यहाँ पर आपका पॉइंट है P, यहाँ पर आपका पॉइंट है A और यहाँ पर आपका पॉइंट P। अगर ये बच्चों 3 है, अगर ये 3 है, अगर A भी आपका पूरा का पूरा 7 है, पूरा का पूरा 7 है, तो इससे तो यही पता चलेगा ना कि ये जो लाइन है, अगर कि ये जो पोर्शन है ये क्या है, इसी पूरी लाइन के बीच का, ये पूरी की पूरी लाइन में से अगर इसको माइनस कर दो तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, मतलब 7 में से 3 को माइनस कर दो तो आपकी वैल्यू इधर मिल जाएगी, दैट इज़ 4। अगर आप इधर इसको डायग्राम के साथ ही समझोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कि ये फिर से मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा पी पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। अब बच्चों देखो, ये अगर मेरा 3 पॉइंट है, अगर ये 4 होगा तभी तो इन दोनों को मिलाकर लाइन पूरी 7 बनेगी। अगर लंबी वाली लाइन बच्चों 7 है, उससे छोटी वाली लाइन 3 है, तो दूसरी वाली लाइन कितनी होगी, 7 में से 3 को माइनस कर दो, डैट इज़ 4 होगी। तो इससे मुझे बच्चों ये पता चल गया कि जो मेरी पी बी की रेशो है वो 4 होनी चाहिए। क्यों हम रेशो पता करें, क्योंकि हमने देखना तो है ना कि इस लाइन को कौन सी रेशो में डिवाइड किया है। तो अभी देखा 3 तो हमें पता चल गया, अब मैंने फाइंड कर लिया कि ये 4 है। तो बच्चों देखो क्या इक्वल रेशो में डिवाइड किया, नहीं, इक्वल रेशो में नहीं डिवाइड किया। पहले हम लिख लेंगे कि इससे हमें ये भी कंक्लूजन निकल गया कि जो मेरा ए पी है रेशो पी बी है वो कितना हो जाएगा 3/4, जो अभी हमने देखा, ठीक है। तो अब इससे ये लाइन हम लिखेंगे कि ये जो पॉइंट पी था, इसने जो हम स्टार्टिंग से लिखते आ रहे थे कि पॉइंट P क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है लाइन को, डिवाइड कर रहा है लाइन को इनटू द रेशो, इनटू द रेशो, इनटू रेशो 3/4, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, कि ये जो P पॉइंट है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 3/4 में, ठीक है। अब हम क्या है इसमें बच्चों सेक्शन फॉर्मूला क्या है यूज़ करेंगे। तो जल्दी से लिखते हैं कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, इधर हम क्या है यूज़ करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला मुझे लिखने की आई होप ज़रूरत तो नहीं है, अब डायरेक्ट ही वैल्यूज़ लिखते हैं हम सेक्शन फॉर्मूले की।
पी पॉइंट हमारा पी है, एक्स कोमा वाई है, इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा x1 m, m क्या है हमारा, इधर लिख लो, इधर हमारा m क्या है 3 है, और m2 क्या है हमारा, m1 हमारा क्या है 3 है, और m2 हमारा क्या है 4 है। ठीक है, तो जल्दी से पहले हम क्या है इनको राइट डाउन करते हैं। इसको 4 लिख लो, तो ये हमारा m1 है, ये मेरा m2 आ गया। ठीक है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो जल्दी से क्या है वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। वैल्यूज़ क्या होती है हमारी, m1 इंटू x2 होती है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। फिर से m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यूज़ लिख ली। अब सॉल्व कर लो इसको। 3 इंटू 2 6 माइनस 4 2 ज़ा 8, 3 प्लस 4 7, कॉमा 3 4 ज़ा माइनस 12 क्योंकि नेगेटिव है, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 आ जाएगा, अपॉन में 7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका 8 में से 6 में से 8 जाएगा तो -2 अपॉन में 7, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन नेगेटिव ही रहेगा, -20 अपॉन में 7। तो हैंस आपकी क्या है वैल्यू निकल गई है। तो हैंस आप लिखोगे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज़, कि जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज़ -2 अपॉन में 7, कॉमा -20 अपॉन में 7। तो ये हमारी क्या है वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब जल्दी से हम क्या है इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वन ऑफ दी, ये भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेंथी है ये भी क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। समझने में ध्यान देना है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट्स के। देखो पॉइंट्स लिखा हुआ है, मतलब मल्टीपल पॉइंट्स के आपने क्या है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। और ये जो पॉइंट है ये क्या है लाइन को डिवाइड कर रहे हैं। कौन सी लाइन को, जो ज्वाइन हो रही है ए और बी को मिलाकर इनटू 4 पार्ट्स में, कि 4 पार्ट्स में ये क्या है लाइन को डिवाइड कर रहे हैं। मतलब कि बच्चों क्या मीनिंग हो गया इसका, कि ये मेरे पास एक लाइन है, बड़ी बना लेना, इससे बड़ी और चाहिए। चलो ये हमारे पास क्या है एक लाइन है। अब हम करेंगे, ये मेरा ए पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 2। ठीक है, और ये मेरे पास बी पॉइंट है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 8 है। अब देखो इन्होंने बोला है, हमें नहीं दिया नहीं है कि कितने पॉइंट्स हैं, बस इतना दे दिया कि पॉइंट्स है जो लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 4 मतलब कि बच्चों एक पार्ट हो गया, ठीक है, और ये 2 पार्ट हो गए, और ये 4 पार्ट हो गए। देखो एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। मतलब हमने कितने पॉइंट्स लिए 1 2 3, ओ माय गॉड 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। तो चलो जल्दी से लिख लेते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को क्या लेट कर लें, पी क्यू आर लेट कर लेते हैं। ऊपर ही लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं पी है, ये हमने क्यू लेट कर लिया, ये हमने आर लेट कर लिया। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपने क्या है इन्हीं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बच्चों देखो अब इससे हमें ये पता है कि जब भी 4 क्या है, 4 में ध्यान से देखो इक्वल, बहुत वेटेज रखता है ये चीज़। इक्वल दैट मीन्स कि एक पूरी लाइन को इन पॉइंट्स ने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि अगर इसकी रेशो 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, कि सभी को 1 1 1 1 रेशो में, कि सभी की रेशो इक्वल है, कि 1 1 1 रेशो में इसने क्या है इन तीनों पॉइंट्स ने क्या है इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब बच्चे पता क्या करते हैं, क्यों लेंथी हो जाता है, वो क्या है इसमें सेक्शनल फॉर्मूला यूज़ करते रहते हैं। सेक्शनल फॉर्मूला थोड़ा टफ है ना कि मिड पॉइंट के कंपैरिजन में। अब बच्चों देखो सेक्शनल फॉर्मूला तो इधर यूज़ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो रेशो है वो सेम है, तो क्यों ना हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले, वैसे तो ये बच्चों सॉल्व सेक्शनल फॉर्मूले के भी साथ हो जाएगा, सेम ही आंसर आना है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाना है। अगर हमें पता है कि हमारी रेशो सेम है तो क्यों ना हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प के साथ सॉल्व करें बजाय कि सेक्शनल फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ना सोचा करो, ना कि टीचर ने मुझे सेक्शनल के साथ कराया तो मैं सेक्शनल का ही रट्टा लगा लूँ। अरे देख तो लो, जिसमें आपकी रेशो सेम है ना उसमें आपको सेक्शनल फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है,
उस क्वेश्चन को आप यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूले के साथ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो पहले जल्दी से एक छोटी सी लाइन लिख लेते हैं कि हमने लेट कर लेते हैं कि हम लाइन ये लिख लेते हैं कि लेट पी क्यू एंड आर, ये पॉइंट्स हैं, लेट पी क्यू एंड आर पॉइंट्स डिवाइड्स, ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड्स दी लाइन, ठीक है, इनटू डिवाइड्स दी लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। अब लिखने रहने देना कि लिख दें, चलो आपके लिए लिख देंगे पी एंड क्यू पॉइंट्स डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए हमारे पास क्या है -2,2 एंड बी हमारे पास क्या है 2,8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये तो ज़रूरी लिखना है कि 4 पार्ट्स में इन्होंने क्या है लाइन को डिवाइड किया है, 4 इक्वल पार्ट्स में क्या है डिवाइड किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसी स्क्रीन में करेंगे ताकि आपको समझ में सारा आ जाए। अगर मैं सिर्फ बात करूं इतनी, अगर मैं सिर्फ नहीं, पहले देखो कि इस ए बी के बीच बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट क्या है, क्योंकि मुझे देखो सिर्फ ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पहले तो देखो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे, कि मिड पॉइंट फॉर्मूला हम तभी तो यूज़ करेंगे जब हमें क्या है उसका जो मिड पॉइंट है वो जमा एग्जैक्ट पॉइंट पे मिले। ठीक है, कि ये क्या है कि हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ना। कि अगर मुझे ए है बी है, इसके जमा सेंटर वाला मिड पॉइंट देखो, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर है क्यू, बिल्कुल एग्जैक्ट है क्यू, क्योंकि क्यू की इधर भी देखो ये भी 2 है 1+1 और ये भी 2 है कि सेम रेशो, दैट मीन्स क्यू इज एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ दिस ए एंड बी। तो पहले मैं क्यू फाइंड करूंगी। ठीक है, आप बाद में पी फाइंड कर सकते हो यूजिंग ए एंड क्यू, पर क्यू की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। बाद में ये जो आर है ये इस क्यू बी लाइन का एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, क्योंकि इधर भी 1 है इधर भी 1 है। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है सबसे पहले क्यू को फाइंड करना। इधर क्यू हेड हो गया है, किंग बन चुका है अपने आप में। तो सबसे पहले मैं क्या है इस क्यू को फाइंड करूँगी। तो पहले हम लाइन लिखेंगे, एक ही लाइन लिखेंगे जो कि सभी में सेम लिखेंगे एक ही पेन के साथ, कि Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, इस ए बी का। Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। तो चलो जल्दी से हम Q के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो एक ही बार मैं लिखूंगी, क्या होंगे आपके इधर, अगर मैं चलो लाइन के साथ कराऊंगी ताकि आपको ईजिली हो जाए। ये है, ठीक है, मैंने लिखा कि ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है और इधर एग्जैक्ट ही ये हमारे पास Q है। अब A के कोऑर्डिनेट्स -2,2 और B के कोऑर्डिनेट्स 2,8 हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला जो हो गया मेरा x1 है, ये मेरे पास y1 है, ये x2 है, ये मेरे पास y2 है। q के हमें नहीं पता, तो हम डायरेक्ट ही अब लिखेंगे कि जो q के मिड पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, x1 + x2/2 फॉर्मूला लिख लेते हैं मिड पॉइंट का, y1 + y2/2 वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, एक ही स्क्रीन में करना है तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बच्चों। x1 की वैल्यू क्या है -2 है, x2 की क्या है +2 है, /2 है, y1 की वैल्यू क्या है 2 है, y2 की वैल्यू क्या है 8 है, /2 है। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 0/2 हो जाएगा, 8 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 10/2। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0,5, ये आपकी वैल्यू आ गई 0/2 0, 10/2 कितना होता है आपके पास 5। तो ये क्यू कोऑर्डिनेट्स के आपके पास क्या आ गए, मिड पॉइंट। क्यू कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, इस क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली 0,5। ठीक है, आगे हम देखो क्यू की निकली है, अब हम फिर पी की निकाल लेते हैं। अब पी क्या है, इस ए क्यू का मिड पॉइंट है, तो पहले ये लाइन लिखते हैं। पी क्या है, इस ए क्यू का मिड पॉइंट है, तो मैं लाइन लिखूंगी कि पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। बच्चों एक ना काम करते हैं, ये वाली थोड़ी सी हम ना उठाकर इधर ले जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा अंदर जा रहा है। P इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो अब देखो, तो P के हमने क्या है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं।
पी के हमने क्या है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले लाइन बना लेते हैं ताकि आपको क्या है वैल्यूज़ को लिखने की ज़रूरत ईजिली हो जाए। ठीक है, ये है। अब हमारा क्या है, हम ले रहे हैं P इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, मतलब ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट है और इधर बीच में P है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, -2, है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्यू के अभी हमने फाइंड किए, दैट इज़ 0,5। ठीक है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड किए, डैट इज़ 0,5। तो इस केस में ये x1 है, ये y1 है, इस केस में ये x2 है, ये y2 है। तो जल्दी से p के अब हम लिख लें, x1 + x2 कितना हो जाएगा, -2 प्लस में 0 अपॉन में 2, y1 + y2 कितना हो जाएगा, 2 + 5 अपॉन में 2। ठीक है, सॉल्व करो इसको, -2 + 0 -2 अपॉन में 2, 2 + 5 कितना होता है, 7 अपॉन में 2। फर्दर सॉल्व करो तो वैल्यू आ जाएगी -1, 7 अपॉन में 2। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे बच्चों, P के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ये हमारे क्या है बच्चों, P के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से अब हम क्या है, अब हम फाइंड करेंगे कौन सा रह गया बेचारा, आर रह गया। अब आर देखो एग्जैक्टली मिड पॉइंट किसका है, आर एग्जैक्टली क्यू बी का मिड पॉइंट है। एग्जैक्टली किसका है, क्यू बी का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम एक रफ में लाइन ही बनाएंगे। क्यों बना रही हूँ बच्चों मैं ये वाली लाइन, ताकि आपको x1 x2 y1 y2 ये लेना इजी हो जाए। ऐसे आप एक ही लाइन में देखोगे ना तो गड़बड़ करी जाओगे। ठीक है, तो चलो हम जल्दी से क्या है इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। Q क्या है, सॉरी जो R है वो क्या है, क्यू बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी का मिड पॉइंट है। डैट मीन्स इधर मेरा Q आएगा, इधर मेरा अब B आएगा। ठीक है, तो सेंटर में मेरा क्या आएगा अब R। अब देखो लाइनें चेंज हो रही ना, इधर ए बी था, इधर ए क्यू था, इधर क्यू बी हो गया। समझ में है कैसे डिफर कर रही है। अब क्यू के पॉइंट हमने फाइंड किए थे, क्या थे, 0,5 था। बी के हमारे पास ऑलरेडी गिवन थे, डैट इज़ 2,8 है। ठीक है, तो इस केस में बच्चों ये मेरा x1, ये मेरा y1, इस केस में ये मेरा x2, ये मेरा y2। देखा x1 x2 चेंज हो रहे हैं। तो पहले हम क्या है एक लाइन लिखेंगे, हम लाइन लिखेंगे कि ये जो r है ये ज़रूरी है, जो मैं ऑरेंज कलर की लाइन लिख रही हूँ ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपने ये बता दिया कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है। अब r किन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है, डैट इज़ क्यू बी। तो आप लिखोगे कि r इज़ मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। अब इसको भी हम अलग पेन से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अब हम क्या है इसको भी सॉल्व करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें आगे। कौन से पेन के साथ करें इसको, ब्लू के साथ ही कर लेते हैं। चलो, तो Q इज़ R इज़ मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आप लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज इक्वल्स टू क्या होता है, x1 + x2। x1 आपके पास 0 है, x2 आपके पास 2 है, अपॉन में 2। आगे क्या होता है, कॉमा y1 + y2। y1 आपके पास 5 है, y2 आपके पास क्या है 8 है, अपॉन में 2। ऐसे आपको देखो, जब मैंने लाइन को ऐसे ऐसे अलग अलग किया, ऐसे आपको पॉइंट्स को फाइंड करना ईजी हो रहा है ना। हाँ जी, तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ गया 0 + 2 2 अपॉन में 2, 8 + 5 कितना होता है आपके पास 13 होता है, 13 अपॉन में 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 2 1 होता है, कॉमा 13 अपॉन में 2। तो ये हमारे क्या आगे फाइनली आर बेचारे के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। पूछा क्या था आपने, सारे के सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, फाइंड करने थे, तो वो हमने क्या है फाइंड कर लिए हैं। तो इधर आप अपने जितने भी कोऑर्डिनेट्स जो हमने फाइंड किए थे बच्चों वो लिख लो कि पी के हमारे क्या थे। हम चलो ये रहने दो, ये क्वेश्चन में पी के हमारे पास 0,5 है, क्यू के हमारे पास 0,5 है, पी के हमारे पास ये है और आर के हमारे पास क्या है ये है। इसी के साथ हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी खत्म होता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बच्चों मेरा पढ़ाया समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी ही सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना प्लीज़ बच्चों, क्योंकि स्टूडेंट कमेंट मुझे पता नहीं क्यों कम आते हैं,
कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कहाँ मेरा समझाना सही लगता है। अगर मेरे से कोई मिस्टेक होगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेक्ट करना। प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, कमेंट में बताना कि आपको मेरा कंटेंट कैसे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ताकि मैं और इसको इम्प्रूव कर सकूं। तो बिना देरी किए हम क्या है 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सब्सक्राइब कर लो अभी, बाद में भूल जाओगे। तो चलो, क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। आपने क्या है रोम्बस का एरिया फाइंड करना। इफ़ इट वर्टिसेस आर, आपको क्या है रोम्बस की 4 वर्टिसेस गिवन है, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में दिए गए हैं। हिंट आपको क्या है एनसीईआरटी की बुक में गिवन था कि आपने एरिया ऑफ रोम्बस का ये फॉर्मूला क्या है लगाना है, तो कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। अब देखो, इधर पहले हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या थे। हमारे पास बच्चों पॉइंट्स थे ए हमने लेट कर लिया, एक इधर हमने बी लेट कर लिया। ए के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लो, ए के हमने 3,0 लिख लिए, बी के हमने 4,5 लिख लिए, सी के हमने -1,4 लिख लिया, और डी के हमने क्या है -2, -1 लिख लिया। हमने सभी के सभी क्रॉनिकल ऑर्डर में क्या है कोऑर्डिनेट्स को लिख लिए, सॉरी वर्टिसेस को लिख लिए। तो हम इधर भी लिख लेंगे। हम इधर लिखेंगे कि हमारे पास जो गिवन है वो क्या है वर्टिसेस ऑफ रोम्बस आर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है कि वर्टिसेस ऑफ रोम्बस आर, ये कौन कौन से गिवन है हमारे पास। रोम्बस क्या है हम लेट कर लेते ABCD। रोम्बस है हमारे पास ABCD। इसके कौन कौन से वर्टिसेस हैं। ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखा है 3,0, बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे 4,5, ऐसे ही सी है जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे -1,4, एंड डी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे -2, -1। ये हमने गिवन लिख लिया। आगे देखिए, अब ध्यान से देखो एरिया की तरफ। एरिया क्या है प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। अगर मुझे डायगनल्स की वैल्यू मिल जाए तो मैं एरिया फाइंड कर सकती हूँ। डायगनल क्या होता है, जब हम क्या है इन दोनों लाइंस को क्या है बीच में इंटरसेक्ट करते हैं, यही होते हैं हमारे डायगनल्स के। ए को सी के साथ ज्वाइन कर दो और बी को डी के साथ ज्वाइन कर दो। तो बच्चों ध्यान से थोड़ा सोचो, हम डायगनल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम इन डायगनल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे इस BD का डिस्टेंस और मुझे इस AC का डिस्टेंस मिल जाए तो ये डायगनल हो जाएगा ना। अगर मुझे इस AC वाली लाइन की वैल्यू मिल जाए और इस BD वाले डायगनल की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर सकती हूँ। तो हमने देखो फाइंड ही क्या करना है, हमने इस AC का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्यों ना हम इधर डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग करें। तो हम लिखेंगे कि हम कर रहे हैं इधर यूजिंग अ डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड डायगनल्स। ठीक है, आप लिख भी दो कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डायगनल्स, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डायगनल। डायगनल की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता क्या है, डिस्टेंस होता है इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैं डायगनल AC फाइंड करूँगी। ठीक है, डायगनल AC फाइंड करूँगी, वो क्या है इज इक्वल्स टू दिस। अब देखो AC मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा। 3 + 1 4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 भी 4 ही रहेगा। 4 का स्क्वायर ऊपर आपने स्क्वायर रूट डाल दिया। -4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16 होता है। 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो इसका भी रूट है। 16 + 16 कितना होता है 32 होता है। और जब आप 32 को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, स्क्वायर रूट में सिर्फ 2 रह जाएगा। ऐसे ही आपने डायगनल BD फाइंड करना है। अब आपने क्या है डायगनल BD फाइंड करना है। सेम डायगनल हम फाइंड करते हैं। अब BD देखो BOD x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट इज
-1 -5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो -2 -4 कितना होता है, -6 का होल स्क्वायर होता है। -1 -5 कितना होता है, ये भी -6 ऊपर होल स्क्वायर और पूरे का पूरा स्क्वायर रूट। -6 का स्क्वायर भी 36 प्लस फिर से -6 का स्क्वायर भी 36, तो 36 + 36 कितना होता है, 72 होता है। तो 72 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ सॉल्व करोगे तो 6 बाहर, तो स्क्वायर रूट में सिर्फ 2 रह जाएगा। तो अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं बच्चों, यस। अब हम क्या है, इस एरिया की वैल्यू को क्या है, ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर हम लिख लेंगे कि जो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस है वो क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। यही हमें गिवन है, हमें यही गिवन है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स ना, इट्स डायगोनल लिख लो कुछ भी। चलो अब आगे करते हैं हम इसको। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, पहला क्या है, सॉरी इसको ऐसे लिखो, AC इंटू BD, क्योंकि यही 2 डायगोनल्स हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AC की वैल्यू क्या है बच्चों, 4√2 है, इंटू BD की वैल्यू क्या है, 6√2 है। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, 6 2 ज़ा, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, तो आगे क्या रह गया, सिर्फ रह गया आपका √2 इंटू √2। तो √2 इंटू √2 कितना होता है, √4। तो √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो 12 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, 2। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, 24। एरिया हमेशा किस में होता है आपका, मीटर में होता है। तो 24 स्क्वायर मीटर लिखोगे, स्क्वायर यूनिट, सॉरी हमें मीटर तो लिखा ही नहीं है, तो हम क्या है इसका यूनिट्स ही लिखेंगे, 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो इसी के साथ हमारे क्या है, टोटल 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन का, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट रह जाता, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ बच्चों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं ऐसी ही अगली और वीडियो के साथ।